अध्याय 11 लिनफैन की दुर्दशा 3 साल का वादा। ताइज़ू पर्वत श्रृंखला महान कियान राजवंश और महान झोल राजवंश की सीमा पर स्थित है। इसके भीतर 4 विशाल खाइयां और ऊंची खड़ी चोटियां स्थित हैं। यह विशाल और असीम है, अक्सर बड़े-बड़े राक्षसों से भरा रहता है। इतना कि दिव्य क्षमता क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसके भीतर गहराई तक जाने का साहस नहीं करते। इस समय रात हो चुकी थी। ताइज़ू पर्वत श्रृंखला में प्राचीन वृक्ष इतने ऊंचे थे कि वे सफेद सोने जैसी दिखने वाली चांदनी को ढक रहे थे, जिससे चारों ओर घोर अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में अनगिनत भयानक आवाजें गूंज रही थी, जिससे पहाड़ और नदियां कांप रही थी। प्राचीन वृक्ष थरथरा रहे थे और अनगिनत जंगली जानवर विशाल जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। ताइज़ू पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में स्थित एक गुफा में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में लिनफैन का बिखरा हुआ और पीला चेहरा चमक रहा था, जिससे वह भयावह और डरावना लग रहा था। उसकी आंखों में व्याप्त क्रोध ठोस रूप ले रहा था, मानो वह आकाशों को जलाकर राख कर देगा। उसके कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे, उसका बायां हाथ टूटा हुआ और बेजान सा लटका हुआ लग रहा था और उसकी छाती पर 3 इंच लंबा घाव था। खून बहना बंद हो गया था, फिर भी वह घाव भयानक और डरावना दिख रहा था। ये घाव उसे दिव्य सिख क्षेत्र में स्थित कहलियान संप्रदाय के एक महान बुजुर्ग द्वारा पहुंचाया गया था, जिसने पहाड़ों और नदियों के पार 3000 मील दूर से कृपाण इरादे का हेतु किया था। यदि स्पिरिट बैटल में निर्बल ने अपनी दिव्य आत्मा को जलाकर उसके लिए अधिकांश कृपाण के इरादे को अवरुद्ध न किया होता, तो संभवतः उसकी मृत्यु हो गई होती और उसकी आत्मा बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। इसके बाद स्पिरिट बैटल में निर्बल उसे उठाकर 80,000 मील दूर भाग गया और ताइज़ू पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया, जहां वह प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय के पीछा करने से बाल-बाल बचा। एंडर्स इसी क्षण आत्मा युद्ध के पूजनीय व्यक्ति लिनफैन के मन से प्रकट हुए। उनकी दिव्य आत्मा मन थी, मानो किसी भी क्षण तेल और दीपक का प्रकाश समाप्त होने वाला हो। उन्होंने लिनफैन से कमजोर स्वर में कहा, बच्चे, मैं सोने जा रहा हूं। तुम्हें अपने कामों में सावधानी बरतनी होगी। मुझे उम्मीद है कि जब गुरुजी फिर से जागेंगे तो मैं तुम्हें एक बदले हुए रूप में देखूंगा। और हाँ, याद रखना, जब तक तुम्हें पूर्ण शक्ति प्राप्त न हो जाए, तब तक झोल की नींद को फिर से उकसाना मत। आज जब मैं उस पर प्रहार करने ही वाला था, तब इस गुरु को एक घातक संकट का सामना करना पड़ा। आपको इस गुरुजी की कही बात याद रखनी चाहिए। वह बच्चा साधारण नहीं है। ये दूसरी बार है जब इस गुरुजी ने किसी को गलत समझा है। ये कहने के बाद स्पिरिट बैटल में निर्बल ने एक हल्की सी प्रेमपूर्ण मुस्कान दिखाई, फिर सफेद हुए के एक गुच्छे में बदल गए और लिनफैन के हाथ में पहनी हुई एक साधारण प्राचीन अंगूठी में प्रवेश कर गए। एक हल्की सी रोशनी चमकी और अंगूठी की आध्यात्मिकता मानो क्षीण हो गई और वह एक साधारण अंगूठी बन गई। गुरुजी, इसी शिष्य ने आपको हानि पहुंचाई है। लिनफैन गहरे दुख से भर गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से लगभग खून बह रहा था। झोल की लेकिन मिक्सू, अगर मैंने तुम्हारी नौकरियों का सफाया नहीं किया, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं रहूंगा। वह दर्द से कराह उठा। लिनफैन के शरीर से काले रंग की ऊर्जा की हल्की-हल्की किरणें निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो काफी भयावह था। अगर किसी को उन दो लोगों का नाम बताना हो जिनसे लिनफैन को इस जीवन में सबसे ज्यादा नफरत थी, तो वे मिक्सू और झोल होंगे। उनका जन्म लिनेन शहर में लिन कबीले में हुआ था। उनकी प्रतिभा अपने साथियों से कहीं अधिक थी और 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने शारीरिक शक्ति संवर्धन के 8वें स्तर को पार कर लिया था और सौभाग्य से उन्हें प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय में शामिल होने का अवसर मिला। उन्होंने सोचा था कि वे तेजी से प्रगति करेंगे और एक पीढ़ी के पूजनीय व्यक्ति बन जाएंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह एक भ्रम होगा। प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय में शामिल होने के कुछ ही समय बाद उनकी साधना में कोई प्रगति नहीं हुई, बल्कि उसमें गिरावट आने लगी। ये सिलसिला 3 साल तक जारी रहा। जिस बात ने उसे और भी हताश कर दिया, वह ये थी कि उसकी मंगेतर मिक्सू को उसकी स्थिति के बारे में पता चला और उसने आक्रामक रूप से सगाई तोड़ने का प्रयास किया, जिससे उसके माता-पिता महान ज्ञान राजवंश में हंसी का पात्र बन गए। और जब वह 18 वर्ष का हुआ और संप्रदाय से निष्कासन का सामना कर रहा था, तब आध्यात्मिक युद्ध की पूंजी प्रकट हुए। उन्होंने उसे उसकी साधना में गिरावट का कारण बताया, उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उसे विभिन्न शक्तिशाली साधना तकनीकें सिखाई। महज 3 महीनों में स्पिरिट बैटल में निर्बल के मार्गदर्शन में उन्होंने स्पिरिट गाइडेंस दायरे में प्रवेश कर लिया। उसने सोचा था कि वह मजबूती से उठेगा और मिक्सू के साथ 3 साल का वादा पूरा करेगा, अपने अतीत के कलंक को मिटा देगा। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह खलनायक झोल की साजिश का शिकार होगा और एक ऐसा गली का गुंडा बन जाएगा जिसे हर कोई पीटना चाहेगा। उसे इस बात से नफरत थी कि आसमान न्यायपूर्ण है। उसे अपनी कमजोरी और शक्तिहीनता से नफरत थी। ताइज़ू पर्वत श्रृंखला में व्याप्त भय की तुलना में प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय वास्तव में शांतिपूर्ण था। केवल उच्चाधिकारी ही चुप रहे। आखिरकार उनका अपना शिष्य पेटबाधा का शिकार हो गया था। फिर भी किसी भी वरिष्ठ को स्थिति का पता नहीं चला था। इससे अभी एकांतवास से लौटे प्रधान गुरु क्रोधित हो गए और उन्होंने संप्रदाय प्रमुख और सभी वरिष्ठों को जमकर फटकारा। बुजुर्ग लोग सर्दियों में टिड्डियों की तरह चुप थे, क्रोध करने की हिम्मत तो कर रहे थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ग्रैंडअडर ने अपनी आस्तीन झटक कर जाने के बाद कहा। सभी बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, बेहद दुखी होकर गुस्से ने कहा, अगर हम उस लिनफैन को पकड़कर उसकी दिव्य आत्मा को चकनाचूर नहीं कर देते, तो मेरी नाराजगी को शांत करना मुश्किल होगा। पंथ के मुखिया जी, आइए कल एक वांछित पोस्टर जारी करें, एक वरिष्ठ ने सुझाव दिया। संप्रदाय प्रमुख ऊंची कुर्सी पर बैठी चोल जिवेन ने सिर हिलाते हुए शांत भाव से कहा, मैं देख रही हूं कि लिनफैन किसी शैतानी शक्ति के वश में नहीं है, बल्कि किसी अत्यंत विशिष्ट की तरह दिखता है। उसका महत्व बहुत अधिक है। आजकल किसी को भी एकांतवास में नहीं जाना चाहिए। उसे जल्द से जल्द वापस पकड़ो, शायद इसे हमारी गहन ऊर्जा और भी उच्च स्तर तक पहुंच सके। एक अर्थ संत, क्या इसका मतलब है कि स्वर्ग स्तरीय भी कोई होता है? साधना तकनीक, यदि यह सचमुच वैसा ही है जैसा चार्ल्स जिवेन ने कहा था और वे उसे वापस पकड़ लेते हैं और उसे वो शक्ति निकलवा लेते हैं, तो उपस्थित सभी वरिष्ठों की शक्ति एक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। ये गहन ज्ञान संप्रदाय के सभी लोगों के हितों से जुड़ा मामला था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। गहन ज्ञान संप्रदाय में सर्वोच्च श्रेणी की साधना तकनीक केवल पृथ्वी स्तरीय थी। उच्च श्रेणी का होने के बावजूद इसने आज के गहन ज्ञान संप्रदाय को जन्म दिया। वहां उपस्थित वरिष्ठों की सांसें तेज हो गईं, उनकी आंखें दहक उठीं और वे सब बोले, हम संप्रदाय प्रमुख की समस्याओं का हल अवश्य निकालेंगे। लेकिन क्या फिर भी वह वांछित पोस्टर जारी किया जाना चाहिए? एक बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए पूछा। आज की घटनाओं ने महान ज्ञान राजवंश में हलचल मचा दी है। इसे जारी करना ही होगा, अन्यथा इससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा धूमिल होगी और अन्य संप्रदायों में संदेह पैदा होगा। हालांकि इसे जारी करते समय इसे जिंदा पकड़ रूप में बदल दें। साथ ही कल एकांत साधना में लीन वरिष्ठों को छोड़कर सभी को लिनफैन को पकड़ने के लिए पूरी तरह से जुटाया जाएगा। घनी दाढ़ी और बर्च जैसे सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया। सभी बुजुर्गों की आंखें चमक उठीं। अच्छा, बहुत अच्छा। चोल जिवेन ने भी सिर हिलाया और फिर कहा, जैसा एडफेन ने कहा है, वैसा ही हो। साथ ही झो परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी झो की ने आज बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी योग्यता और चरित्र दोनों ही उत्कृष्ट हैं। कल कानून प्रवर्तन विभाग से उन्हें निरीक्षण के लिए बुलाएं। यदि कोई समस्या नहीं पाई जाती है, तो उन्हें शास्त्र मंडप की तीसरी मंजिल पर जाकर साधना तकनीक या मार्शल आर्ट चुनने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही जब वे आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, तो एडफेन उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेंगे। हाँ, बाह्य संप्रदाय गुजियो को वापस लाने वाले झो ने आकाश में बिखरे तारों की ओर देखा और बहुत ही प्रसन्न महसूस किया। उसने बगल में बैठी गुजियो पर एक नजर डाली, लेकिन तभी उसे सिर दर्द होने लगा, क्योंकि उसका छोटा सा आंगन बड़ा तो था, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कमरा था, जिसका मतलब था कि उसे रात बाहर ही बितानी पड़ेगी। हालांकि झो डरा हुआ नहीं था। वह पहले ही दान पोषण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उसे ठंड या गर्मी से डरना बंद हो चुका था। कुछ दिनों तक आराम करना उसके लिए आम बात थी। वह बस थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। लगता है उसे आंतरिक संप्रदाय का मूल्यांकन जल्द पूरा करना होगा। झो मन ही मन सोचने लगा। फिर उसने गुशियो की ओर देखा और धीरे से कहा, शीयुए, बाद में नहाने के बाद मेरे कमरे में ही रुक जाना। कल हम जगह बदल लेंगे। ऐसा कहते हुए उसने कमरे की ओर इशारा किया। उसने झो की ओर देखा, फिर जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और हल्लाते हुए बोली, युवक, आज रात नहाने के बाद बाहर रहना ठीक है। मुझे सोने की जरूरत नहीं है। स्वामी, आप अंदर जाइए और सो जाइए। झो द्वारा उसे अपने साथ ले जाकर साधना सिखाने की बात से वह बहुत प्रसन्न थी। वह नहीं चाहती थी कि झो को उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़े। वैसे तो गुशियो पहले झो के साथ सोने की इच्छा रखती थी, लेकिन झो के नेक स्वभाव को देखकर उसके भीतर की झिझक और हीन भावना ने उसे बोलने से रोक दिया। गुजियो के मन की बात जानने के भाव से झो ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम अभी भी हारमास की बनी एक नश्वर इंसान हो। तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? जहां तक मेरी वर्तमान साधना की बात है, मुझे ठंड, गर्मी, हवा या बारिश से डर लगना बंद हो गया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने या दोषी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेने जाती हूँ। झो ने निर्विवाद अधिकार के साथ कहा। गुजियो ने अपने हाथों में कपड़ों को कसकर पकड़ लिया और चुपके से झो की जाती हुई पीठ को देखा। उसकी लाल आंखें चमक उठी। तारों की तेज रोशनी में यह उसके शरीर पर पड़ रही थी, जिससे उसे फिर से गर्माहट का एहसास हो रहा था। उसने चुपके से वादा किया, अपने माता-पिता का बदला लेने के बाद वह अगले जन्म में भी युवा स्वामी की दासी और सेविका बनकर रहेगी। कुछ देर बाद झो गर्म पानी लेकर आया। उसके बाद उसने गुजियो को अंदर जाकर नहाने के लिए कहा। जाने से पहले उसने गुजियो को अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली दी। ये औषधि गोली आपकी योग्यता में सुधार कर सकती है। इसे स्नान करने से पहले और कल मैं आपको साधना करना सिखाऊंगा। गुजियो ने नखरे नहीं दिखाए। लाल आंखों से उसने दवा की गोली ली और भारी मन से सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद युवा स्वामी। गुशियो की पीठ को देखते हुए उसने अपनी नाक की नोक को छुआ और मन ही मन सोचा, ये छोटी लड़की कितनी प्यारी है। दिन निवेश सफल। मेजबान को 5 ग्रेड 5 ज्ञान की गोली और 1 ग्रेड 6 जागृति की गोली प्राप्त करने पर बधाई। मेजबान ने कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। झो स्तब्ध रह गया, फिर बोला, दावा करो। लेकिन जैसे ही उसने दावा किया, सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी, जिससे झो की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अध्याय 12 अचानक आरोप। भाग्य के एक पौराणिक निर्वाचित व्यक्ति के लिए निवेश की मान का पता लगाना। स्वर्ग श्रेणी प्राप्त करने के लिए एक जागरण गोली का निवेश करें। मध्यम श्रेणी साधना तकनीक, एक गहन उंगली, 5 वर्ष की साधना और एक एक्स ग्रेड 5 ज्ञान गोली। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिस्टम, आखिरकार तुम एक बार तो उदारता दिखा रहे हो। झो की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कुछ अचंभे में पूछा, सिस्टम मुझे बताओ, उस जागृति गोली का क्या उपयोग है?
उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसकी पूर्ववर्ती ने औषधीय गोलियों के बारे में बुनियादी सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन ये केवल ग्रेड 5 और उससे नीचे की गोलियों तक ही सीमित था। 5वीं और 6ठी कक्षा की औषधीय गोलियां एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। छठी कक्षा में पहले से ही आकाश और पृथ्वी की रचना शामिल थी और महान ज्ञान राजवंश में यह शायद ही कभी देखने को मिलती थी। जागृति की गोली, ये जनजात छिपे हुए शरीर को बलपूर्वक जागृत कर सकती है या महत्वपूर्ण मूल की हानि की भरपाई कर सकती है, जिससे एक विशेष शरीर पूरी तरह से जागृत हो जाता है। क्या आपका प्रत्यक्ष संदेश यह है कि शियोई की शारीरिक बनावट विशेष है? झू की सांसें थोड़ी तेज हो गई। उसके पास 9 छिद्र वाला उत्कृष्ट अमर शरीर है। उत्पत्ति के खो जाने के कारण इससे ऊर्जा का रिसाव होता है, जिससे लोग इसे रहस्यमय लीन शरीर समझ बैठते हैं। 9 छिद्र वाला उत्कृष्ट अमर शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली शरीरों में से एक है। असंख्य लोगों के विशेष शरीरों में ये शीर्ष में स्थान पा सकता है। सफल जागृति के बाद उसके पास एक कोमल हृदय होगा, अमर दाम्यांगांश होगा, अद्भुत क्षमता होगी और यह साधना के लिए एक स्वाभाविक शरीर है। इतनी छोटी जगह में इस तरह के शारीरिक कौशल को खोज पाना लिन फैन के भाग्य के फलस्वरूप और उसकी किस्मत का नतीजा है। मेजबान द्वारा उसके इस अवसर को भुना पाना ही इस बार आपको इतने सारे खलनायक दिलाने का मूल कारण है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। झू की ने मन ही मन बुदबुदाया, धत तेरी की। इस बार तो उसे सचमुच खजाना मिल गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पहले से ही भविष्य में गुजियू द्वारा विभिन्न चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी के बदले उसकी सहायता करने की दृष्टि की कल्पना कर ली थी। लेकिन मौजूदा योजना के लिए गुजियू की लोकप्रियता को जल्द से जल्द बढ़ाना बेहतर था। झू की को शायद कुछ और सूझा और उसने पूछा, तो फिर असंख्य लोगों के शरीरों में स्कारलेट फ्लेम स्पिरिट बॉडी का स्थान क्या है? रैंकिंग में भी शामिल नहीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू की ने अपनी आंखें से खोलकर सिस्टम को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और कहा, सिस्टम तुम सचमुच कंजूस हो। मेजबान को इस प्रणाली की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेजबान अभी किसी पौराणिक भाग्य चयनित व्यक्ति को मार सकता है या किसी पौराणिक भाग्य चयनित व्यक्ति को स्वेच्छा से आपके अधीन कर सकता है, तो ये प्रणाली आपको तुरंत असंख्य लोगों में सबसे शक्तिशाली काया प्रदान करेगी। व्यवस्था ने उसे लुभाया। झू की ने आंखें घुमाई और इसे नजरअंदाज कर दिया। बेडरूम के दरवाजे की ओर देखने पर मोमबत्ती की रोशनी मंदी और धुंध छाई हुई थी। झू की ने कल सुबह गुशियू को जागृति की गोली देने का फैसला किया। तुरंत ही उन्होंने अपना मुंह शांत किया, पालथी मारकर बैठ गए और आज के निवेश से 6 साल की मेहनत का फल प्राप्त करने लगे। 6 वर्षों की साधना के बाद भी सच्ची ऊर्जा उनके दांतियां को भर नहीं पाई। दान पोषण क्षेत्र में साधना के लिए दांतियों को भरने के लिए सच्ची का उपयोग करना, फिर एक गहन कोर का निर्माण करना, दान पोषण क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करना और उसके बाद गहन कोर पर दिव्य पैटर्न उकेरना आवश्यक था। 9 दिव्य आकृतियों को उकेरने के बाद ही कोई दिव्य आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। इसलिए दान पोषण क्षेत्र की साधना की गति धीमी थी। 80% साधक अपना पूरा जीवन दान पोषण क्षेत्र में भरते हुए बिताते थे। इस प्रकार झू की को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि 6 वर्षों की साधना से कोई हलचल नहीं हुई। सिस्टम द्वारा 6 वर्षों की साधना से प्राप्त ऊर्जा जब पूरी तरह से सच्ची चीज में परिवर्तित हो गई, तो झू की ने एंट्री लेवल का संचालन शुरू किया। सृजन कला को विकसित करना। अगले दिन बाहरी संप्रदाय का शिष्य लिन फैन, जो त्वरित सफलता की लालसा में अभ्यास कर रहा था और जिसका मन स्थिर था, एक शैतानी शक्ति के वश में आ गया, जिसके कारण हमारे संप्रदाय के कई शिष्यों की मृत्यु हो गई और फिर वह भाग गया। ऐसा घृणित आचरण स्वर्ग और मनुष्य दोनों को घृणित है। उसका शिष्य बदला किया जाता है, उसकी तलाश का आदेश जारी किया जाता है, उसे पकड़कर संप्रदाय में वापस लाया जाए और संप्रदाय के नियमों के अनुसार उसे कठोर दंड दिया जाए। लिन फैन के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को 20 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से पुरस्कृत किया जाएगा, जो उसे जीवित पकड़कर संप्रदाय में वापस लाएगा। उसे 50 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और 1 स्वर्ग श्रेणी का स्पिरिट स्टोन दिया जाएगा। मध्यम श्रेणी खेती की तकनीक। प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय का एक वांछित आदेश महान ज्ञान राजवंश में फैल गया। मामले को और भी उलझाने के लिए प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय द्वारा जारी किए गए वांछित आदेश में यह नहीं बताया गया कि कितने शिष्य घायल हुए हैं और नहीं घायल शिष्यों की पहचान बताई गई। हे भगवान, आखिर ये लिन फैन कौन है? इसने प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय को इतना क्रोधित कर दिया, लेकिन ये नाम तो कुछ ज्यादा ही उदार है। तुम्हें नहीं पता, लिन फैन वही व्यक्ति है जिसकी सगाई की मिक्सू से हुई थी। अरे यार, मैं सोच ही रहा था कि ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, तो ये वही व्यक्ति है। लिनान शहर के लिन परिवार के लिए दुर्भाग्य आने वाला है। नहीं, लिन परिवार के वर्तमान मुखिया काफी दृढ़ निश्चयी हैं। खबर सुनते ही उन्होंने उसका नाम पारिवारिक रजिस्टर से हटा दिया और इस वजह से उसके माता-पिता रातों-रात बुरे हो गए। निश्चित रूप से ये सभी परिवार निर्दयी और बेरहम हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया, लेकिन यह नाम बहुत ज्यादा है। मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। असंख्य लोग उत्साहित थे, अपने हाथों को मलते हुए लिन फैन की तस्वीर लेकर हर जगह खोज रहे थे। यह एक अप्रत्याशित लाभ था और अनगिनत लोग इसे ईर्ष्या करने लगे, जिनमें कुछ छोटे संप्रदाय भी शामिल थे। केवल कुछ बड़े संप्रदायों ने ही तटस्थ रहना पसंद किया। वे चाहते थे कि लिन फैन प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय के लिए और अधिक मुसीबत खड़ी करे। बेशक कुछ संप्रदायों ने भी इसमें कुछ विचित्रता देखी और गुप्त रूप से लोगों को लिन फैन के ठिकाने का पता लगाने के लिए भेजा। गहन ज्ञान संप्रदाय, बाहरी संप्रदाय, झू की उनका निवास। सुबह की शानदार चमक टूटे हुए सोने की तरह झू की पर बिखरी हुई थी, जिससे वह एक निर्वासित अमर व्यक्ति की तरह दिख रहा था, जिसका स्वभाव अलौकिक था। चरमराहट। गुशियों ने दरवाजा खोला और संयोग से ये दृश्य देखा और वह दम रह गई। इस खूबसूरत पेंटिंग जैसे दृश्य को तोड़ने का उसका मन नहीं कर रहा था। हलचल की आवाज सुनना। झू की ने अपनी गहरी आंखें खोली और तुरंत खड़ी हुई गुशियों को देखा। इस समय गुशियों का चेहरा कल की तरह बिखरा हुआ नहीं था। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली की मदद से ऐसा लग रहा था मानो उसने सारा सीसा धो लिया हो। उसका शरीर पतला नहीं था, बल्कि बेहद सुंदर और सुडौल था, परी जैसी सुंदरता और जैसी हड्डियों वाला। उसने नीली पोशाक पहनी हुई थी, उसके चिकने काले बाल स्वाभाविक रूप से नीचे लटके हुए थे। उसका स्वभाव किसी परी की तरह अलौकिक था। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा मानो स्वर्ग और धरती द्वारा तराशा गया हो। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी झू की उस युवती को देखकर चकित रह गया। शीयुए, इधर आओ। झू की ने हल्की सी मुस्कान के साथ गुशियों को हाथ हिलाकर इशारा किया। प्रहार प्रहार। जब उस युवती को होश आया, तो झू की निगाहें उस पर पड़ी और उसके कानों के नीचे हिस्से में लालिमा छा गई। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने दिल की धड़कन सुन पा रही हो। वो जल्दी से झू की के पास दौड़ी, झुककर प्रणाम किया और धीरे से बोली, शीयुए, युवा स्वामी को प्रणाम करती है। गुशियों मानो नौकरानी जैसी स्थिति में प्रवेश कर चुकी थी। ये लड़की। झू की ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, बैठ जाओ, मैं तुम्हें साधना के बुनियादी ज्ञान के बारे में समझाता हूँ। आसपास पत्थर की मेजें और पत्थर के स्टूल रखे हुए थे। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी की इस महान कृपा का ऋण शीयुए इस जीवन में नहीं चुका सकती। अपने माता-पिता का बदला लेने के बाद मैं स्वामी जी की दासी और सेविका के रूप में उनकी सेवा अवश्य करूंगी। गुशियों की आंखें फिर से लाल हो गईं और वो घुटने टेकना चाहती थी, लेकिन झू की ने उसे रोक दिया। उसने सोचा था कि वह खाई में गिर जाएगी, लेकिन उसे अपने जीवन की मुक्ति मिलने की उम्मीद नहीं थी, जिससे उसे फिर से सूरज की रोशनी में नहाने का मौका मिलेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा अच्छा प्रदर्शन करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल है। झू की ने हल्की सी मुस्कान दी। गुशियों ने भारी मन से सिर हिलाया, फिर आज्ञाकारी भाव से झू की के बगल में बैठ गई। तुरंत झू की ने गुशियों को समझाना शुरू कर दिया। लगभग 15 मिनट बीत गए। छोटी सी आंगन के बाहर से आती एक आवाज ने झू की बातचीत में बाधा डाली। वरिष्ठ भाई झू, एलवांगा को वरिष्ठ बहन हुआन का सामना करने के लिए कानून प्रवर्तन हॉल में बुला रहे हैं। हरे वस्त्र पहने एक शिष्य दरवाजे के बाहर खड़ा था और बोला, सीनियर सिस्टर हुआन, क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है जिसे लिन फैन जानती थी? ऐसा लगता है कि ये दोस्ती सच्ची नहीं है। उसने शुरू में अनुमान लगाया था कि लू शुंग को कुछ संदेह हो सकता है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह वरिष्ठ बहन हुआन ही होगी जो परेशानी खड़ी करने की पहल करेगी। झू की ने थोड़ा सा भौंकी से कुड़ी। इसके बाद उसने जागृति की गोली निकाली और गुजियो से कहा, जियो, ये औषधि गोली ले लो। ये तुम्हें रहस्यमय लिन शरीर की समस्या को हल करने में मदद कर सकती है। मैं वापस आकर तुम्हें इसके बारे में समझाऊंगा। गुजियो की आंखें चमक उठी और उसने दवा की गोली ले ली। डिंग, निवेश सफल, स्वस्थ शरीर मध्यम श्रेणी साधना तकनीक, एक गहन उंगली, 5 वर्ष की साधना, एक एक्स-रे 5 ज्ञान गोली। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं। तुरंत ही झू की के शिष्य के पीछे विधि प्रवर्तन हॉल में चली गई। विशाल हॉल के अंदर का वातावरण तनावपूर्ण था। ऊंची चौकी पर घुंघराली मूंछों वाला एक अधेड़ उम्र का बुजुर्ग बैठा था। कानून प्रवर्तन के शिष्य दोनों पक्षों में खड़े थे। झू की विशाल हॉल में प्रवेश करते ही उसने सिस्टम की आवाज सुनी। डिंग, साधारण स्तर का खलनायक लूशन पाया गया। क्या आप उसे बांधना चाहते हैं? इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक आकर्षक काठी और खूबसूरत चेहरे वाली महिला बाईं ओर से बाहर निकली। उसका चेहरा निर्मल था, उसकी निहत्थी आंखें झू की को घूर रही थी। उन्हें हत्या का भाव भरा था और उसने पूछा, तुम झू की हो? तुमने लिन फैन पर भूत प्रेत का साया होने का झूठा आरोप क्यों लगाया? और क्या लू जिंगबे की हत्या तुमने की थी? हुआन यही का लहजा बेहद ठंडा और उदासीन था। इसके बाद एक भयानक आभा ज्वार की तरह झू की ओर बढ़ी, मानो उसे घुटनों की बल गिरा देना चाहती हो। अध्याय 13, झू की का दिल दहला देने वाला प्रश्न। उसके दांतियान में मौजूद सच्ची ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिसने हुआन ये की आभा को निष्क्रिय कर दिया। झू की ने हुआन ही पर नजर डाली और व्यंग्य किया, कल इतने सारे लोग देख रहे थे, मैं लिन फैन को क्यों फंसाऊंगी? ये तो पुख्ता सबूतों का मामला है। सीनियर सिस्टर, आप यहाँ सच्चाई को क्यों मरोड़ रही हैं? वरिष्ठ बहन, क्या आप जानती हैं कि दानव जाति के साथ सांठ करना और किसी संप्रदाय को फंसाना किस प्रकार का अपराध है? शिष्य, उसका चेहरा शांत था जब उसने उसका सामना किया। ऊंचे आसन पर बैठे बुजुर्ग और मुख्य हॉल के दोनों ओर बैठे शिष्यों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
ये सुनकर हुआंग याई का कोमल चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कड़वाहट से कहा, क्या तुमने लिन फैंग को फंसाया नहीं? तो फिर तुमने उसका पीछा करने के लिए लोगों को क्यों भेजा? कल तुम घटनास्थल पर इतनी जल्दी क्यों गए थे? और मैंने लू जिनहे की मृत्यु का कारण देखा। स्पष्ट रूप से उनकी मृत्यु चोटी द्वारा हृदय नाड़ी के टूट जाने से हुई और आपसे उपज पोषण क्षेत्र में है। हुआंग याई के प्रश्न बेहद तीखे थे। हुआंग याई को लिन फैंग के पेट बाधा से ग्रसित होने की बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ। एक महीने पहले वो स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की तलाश में याओ बीस के जंगल में दाखिल हुई थी, लेकिन याओ बीस के हमले में घायल हो गई थी। उस नाजुक क्षण में लिन फैंग ने अपनी सामान्य क्षमता से कहीं अधिक शक्ति का प्रदर्शन किया। उस तरह की शक्ति किसी दानव साधक की शक्ति नहीं थी। वो दिव्य आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण की साधका थी और उसने दिव्य चेतना को जन्म दिया था। उसे विश्वास था कि उसने इसे गलत महसूस नहीं किया होगा। हुआंग याई के मन में लिन फैंग के लिए थोड़ी सी स्नेह भावना जागृत हो गई थी। कल इस बात का पता चलने पर वो बिना रुके तुरंत वापस लौट आई थी, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। हुआंग याई ने अपने दिल में दबे गुस्से को दबाया और उसकी प्रचंड दिव्य चेतना अचानक फूट पड़ी, जिसने झो किंग को कसकर जकड़ लिया। उसने इसका इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए किया कि क्या झो किंग झूठ बोल रही थी। ये देखकर ऊंचे आसन पर बैठे बुजुर्ग ने उसे नहीं रोका, उन्हें भी वही संदेह था जो हुआंग याई को था। हुआंग याई के सवालों का सामना करते हुए झो किंग बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुई। उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि मुख्य हॉल में मौजूद भीड़ पर एक त्वरित नजर डाली। मुख्य हॉल में मौजूद लोगों की किस्मत लगभग पूरी तरह से नीली थी। केवल हुआंग याई, दाढ़ी वाले बुजुर्ग वांग और 3 फुट लंबी हरी नोक वाली तलवार लिए हुए एक युवक के पास ही बैंगनी रंग का भाग्य था। वह युवक लूशन था। लूशन सुंदर और गरिमापूर्ण था तथा उसका स्वभाव कठोर था। इस समय वो ऊंचे आसन के नीचे खड़ा था और सभागार के मध्य में बैठी झो किंग और हुआंग याई को उदास निगाहों से देख रहा था। लूशन की आकृति मिलने के बाद झो किंग ने आत्मविश्वास से भरे होकर मन ही मन सिस्टम से कहा, सिस्टम लूशन को बांध दो। दिन 1000 विलेन पॉइंट्स काट लिए गए। साधारण स्तर का विलेन सफलतापूर्वक बांध दिया गया। बंधन सफल रहा। दिन बैंगनी निवेश सक्रिय हो गया। उस पर एक ज्ञान की गोली का निवेश करें और 5 वर्षों की साधना प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त 10 गुना खलनायक निवेश पुरस्कार भी सक्रिय हो गया है, जिससे 50 वर्षों की साधना और 1 गुना साधना तकनीक प्राप्त होगी। लघु उपलब्धि कार्ड। झो किंग द्वारा उत्तर देने में देरी देखकर हुआंग याई को थोड़ी खुशी हुई। क्या वह आखिरकार अपना असली रंग दिखा रहा था? लूशन और एडवान ने भौहें चढ़ाई, लेकिन वे फिर भी झो किंग के जवाब का इंतजार करते रहे। इस पल झो किंग ने अपने दिल में उमड़ रही उत्तेजना को दबाते हुए हुआंग याई की ओर देखा और व्यंग्यपूर्वक कहा, मैंने बहुत पहले ही लिन फैंग के साथ कुछ गड़बड़ महसूस करी थी, लेकिन सबूतों की कमी के कारण मैं केवल लोगों को उस पर नजर रखने के लिए कह सकता था। कल मैंने जिस व्यक्ति को उस पर नजर रखने के लिए भेजा था, उसने मुझे बताया कि लिन फैंग का जूनियर ब्रदर उनके साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े को बढ़ने से रोकने के लिए मैं तुरंत शियान्यान शहर गया और संयोग से मैंने लिन फैंग को अपराध करते हुए देखा। दुर्भाग्य से मेरी ताकत कम थी और अंत में मैं जूनियर ब्रदर लू को बचाने में असफल रहा। अंत तक बोलते हुए झो किंग बेहद दुखी लग रही थी। फिर उसने विषय बदलते हुए जोर से पूछा, इसके विपरीत सीनियर सिस्टर, आपने बार-बार लिन फैंग को माफ किया है। आपका इरादा क्या है? जनता की निगाहों के सामने लिन फैंग ने स्पिरिट गार्डियन दायरे की साधना करते हुए विपत्ति संकट के दायरे की शक्ति का प्रदर्शन किया। क्या ये कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता है? क्या आपको लगता है कि प्रलयकारी संकट क्षेत्र में किसी के लिए सच्ची सी हृदय नाड़ी को तोड़ना मुश्किल है? वरिष्ठ बहन, एक सच्चे शिष्य के रूप में आप बार-बार लिन फैंग को माफ करते रहते हैं। ऐसे में छोटे भाई लू को परलोक में शांति कैसे मिलेगी? अगर आप अब यह तार्किक होना चाहते हैं सीनियर सिस्टर, तो आप कल के बचे हुए कुछ जूनियर ब्रदर्स को फोन करके पूछ सकते हैं, क्या जूनियर ब्रदर लू की हत्या लिन फैंग ने की थी? झो किंग द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न के साथ हुआंग याई का चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसकी आवाज कमजोर होती चली गई। इसी दौरान दोनों पक्षों के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने भी हुआंग याई की ओर गुस्से भरी निगाहों से देखा। हुआंग याई के कुछ बोलने से पहले ही झो किंग ने तुरंत एडवान से कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि लिमिंग और अन्य लोगों को मेरे लिए गवाही देने हेतु कानून प्रवर्तन हॉल में लाया जाए। एडवान ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है शियाओ, जाओ लिमिंग और बाकी लोगों को बुलाओ। हरे वस्त्र पहने वही शिष्य जो पहले दिखाई दिया था बाहर निकला और बाहर की ओर चल दिया। पहले से लिमिंग समेत 6 लोग कानून प्रवर्तन कार्यालय पहुंचे। हॉल में व्याप्त गंभीर वातावरण को महसूस करते हुए उनमें से कुछ ने कांपते हुए एडवान को प्रणाम किया। प्रणाम एड। बोलने के बाद उन्होंने झो किंग को झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रणाम वरिष्ठ भाई झो। झो किंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहन हुआंग को बताओ, क्या लघु भाई लू की हत्या लिन फैंग ने की थी? उनमें से कुछ ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत कहा, बड़े और सच्चे शिष्य को सूचित किया जाता है कि वरिष्ठ भाई लू की हत्या वास्तव में लिन फैंग ने की थी। कल लिन फैंग ने हमारे हाथ पैर तक तोड़ दिए और हमें मजबूर किया कि हम बेबस होकर देखते रहे जब उसने सीनियर ब्रदर लू की हत्या कर दी। हम एडर से विनती करते हैं कि वे हमारे लिए न्याय करें। किनारे से चुपचाप देख रहे लूशन के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने दुख से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पहले ही कल्पना कर ली हो कि उस समय लू जिनहे कितने हताश रहे होंगे। लिन फैंग, अगर मैं तुम्हें टुकड़े-टुकड़े नहीं कर दूंगा तो मेरे दिल में भरी नफरत को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऊंचे आसन पर बैठे एडवान ने सोच विचार करते हुए पूछा, आपने कहा था कि आपके हाथ पैर बंद थे, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ क्यों हैं? बड़े भाई को रिपोर्ट करते हुए ये सीनियर ब्रदर जो ही थे जिन्होंने हमें समय बताया था कि गोली लेने के लिए कहा, अन्यथा हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। जब वे बोल रहे थे तो उन कुछ लोगों ने झो किंग की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना नहीं भूला। ये सुनकर एडवान के चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए और उन्होंने मन ही मन सोचा, इस बच्चे का चरित्र वाकई उच्च कोटि का है। हर कोई उनकी असीम प्रशंसा करता था। झो किंग शांत और सहज थे। उन्होंने हुआंग याई की ओर देखा और फटकार लगाई, वरिष्ठ बहन हुआंग, क्या आपको कुछ और कहना है? उसने कांपते हुए झो किंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम। लेकिन इससे पहले वो बात कर दी लूशन ने उसे बीच में ही रोक दिया, जो उदास चेहरे के साथ बाहर आया। बस रुक हुआंग याई, जैसा कि छोटे भाई झो ने कहा, लिन फैंग से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम लिन का बचाव क्यों कर रही हो? हुआंग याई हिचकिचाई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। लेकिन उस झिझक ने तुरंत लूशन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव ला दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने मन में पहले से ही एक स्पष्ट जवाब तैयार कर लिया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो चिल्लाया, शाबाश वो चिल्लाया, शाबाश हुआंग याई, तुम जनता को गुमराह करने और अपराधी लिन फैंग को बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम मौत को दावत दे रही हो। लूशन की हत्या की मंशा बढ़ गई और भयानक टूटी उग्र रूप से फूट पड़ी, जिसने हुआंग याई पर हमला कर दिया। छी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों की कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही हुआंग याई एक टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह कई मीटर दूर जा गिरी। एक खंभे से टकराई और उसके मुंह से खून की छींटे निकल आए। लूशन पहले से ही दिव्य आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में था, जबकि हुआंग याई केवल दिव्य आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में थी, वह उससे मुकाबला नहीं कर सकती थी। उच्च आसन पर विराजमान एडवान के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि लूशन इस तरह अचानक हमला कर देगा। उनका शरीर हरकत में आया और वे तुरंत लूशन के सामने आकर उसे रोकते हुए बोले, लूशन शांत हो जाओ। अगर हुआंग याई गलत भी है तो उसे केवल दंड के लिए संप्रदाय को सौंपा जा सकता है। अगर तुम उसे अभी मार देते हो तो तुम संप्रदाय के एक साथी सदस्य को नुकसान पहुंचाने का अपराध करोगे। ये लिन फैंग से किस तरह अलग है? ये सुनकर लूशन दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर झो किंग ने आगे बढ़कर सलाह दी, जैसा कि एडवान ने कहा, हुआंग याई निश्चित रूप से गलत है, लेकिन वह भी प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय की सच्ची शिष्या है और संप्रदाय को उससे निपटना होगा। सबसे पहली प्राथमिकता अपराधी लिन फैंग को पकड़ना है। जमीन पर धंसी बैठी हुआंग याई के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उसने झो किंग की ओर देखा, उसकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। ये सुनकर लूशन ने भी अपना गुस्सा दबाया, आंखें खोली और क्षमा मांगते हुए कहा, धन्यवाद छोटे भाई, आपने सही बात कही। छोटे भाई का स्वभाव दयालु और नेक है, फिर भी मैं लगभग एक दुष्ट की निंदा सुनकर उन्हें गलत समझ बैठा था। उद्धरण चिन्ह, यह मेरी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक है। मुझे आशा है कि जूनियर ब्रदर इसे स्वीकार करेंगे। भविष्य में यदि आपको कोई कठिनाई हो तो आप ट्रू इनहेरिटेंस पर आकर मुझसे मिल सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लूशन ने अपनी हथेली पकड़ी और उसके हाथ में एक स्टोरेज पाउच प्रकट हो गया। अध्याय 14 निवेश सफल तारा तलवार चकनाचूर। वरिष्ठ भाई, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कनिष्ठ भाई के लिए बोलना मेरा कर्तव्य मात्र है। एक ही संप्रदाय के साथी शिष्य होने के नाते मैं छोटे भाई को इतनी न्यायपूर्ण मृत्यु मरते हुए कैसे देख सकता था? जहां तक इन वस्तुओं की बात है, मुझे आशा है कि बड़े भाई ने वापस ले लेंगे। झो किंग ने गंभीर भाव बनाकर स्टोरेज पाउच को पीछे धकेल दिया। उनके बगल में बैठी झो किंग का पाखंडी चेहरा देखकर हुआंग याई को लगभग उल्टी जैसा महसूस होने लगा। उसने मन बना लिया, एक पल में वो संप्रदाय के सामने स्वीकार कर देगी कि वह लिन फैंग द्वारा जादू टोने का शिकार हो गई थी। एक बार जब वह मुक्त हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से झो किंग को यातना देगी ताकि वह सच बोल दे और जूनियर ब्रदर को निर्दोष साबित कर दे। लिन फैंग का नाम। हुआंग याई ने नाराजगी से सोचा, छोटे भाई झो, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, यही आपका हक है। लूशन ने स्टोरेज पाउच को वापस धकेलते हुए ईमानदारी से कहा। ऐसी दयालुता को ठुकराना मुश्किल था। अंत में झो किंग ने स्टोरेज पाउच स्वीकार कर लिया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यह एक सच्ची शिष्य द्वारा लाई गई वस्तु थी। जहां तक बात है कि झो किंग ने इसे इतनी शांति से क्यों स्वीकार किया, ये संभव है कि पुनर्जन्म के बाद वह अपने पूर्ववर्ती की यादों से प्रभावित हुआ हो, जिसने उसे अपने पिछले जीवन की तुलना में और भी अधिक निर्दयी बना दिया हो। अपने पिछले जीवन में उन्होंने एक सूचीबद्ध कंपनी में काम किया और केवल 25 वर्ष की आयु में निर्दयी और बेईमान होने के बल पर सत्ता के केंद्र में प्रवेश किया। उन्होंने निर्दयी और बेईमान होने को कभी भी अपमानजनक शब्द नहीं माना था।
बेशक ये भी संभव था कि जो कि की दृष्टि में चाहे कुछ भी हो जाए, लू चिंगरे अंततः लिन फैन के हाथों मारा जाएगा और फिर लूशन पागलों की तरह लिन फैन से बदला लेगा, जो उसके लिए एक अनुभावता के रूप में कार्य करेगा। जो कि तो बस परिणाम को और भी तीव्र कर रही थी, इसलिए उसे जरा भी अपराध बोध नहीं हुआ। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं छोटे भाई, भविष्य में यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये देखकर कि जो कि ने स्टोरेज बॉक्स स्वीकार कर लिया है, लूशन ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। उसे बस एक स्पष्ट बेचैनी का एहसास हुआ, लेकिन लूशन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यह मानते हुए कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लू चिंगरे की अभी मृत्यु हुई थी और वह बहुत शोकग्रस्त था। तुरंत ही लूशन मुड़ा और जाने लगा। ये देखकर जो कि ने तुरंत उसे रोका, वरिष्ठ भाई एक पल रुकिए, क्या आप लिन फैन को ढूंढने जा रहे हैं? अगर मैं उस दुष्ट चोर को मारकर चिंगरे को भेद नहीं चढ़ाऊंगा तो मुझे चैन से खाने पीने और सोने को नहीं मिलेगा, लूशन ने गुस्से से कहा। लिन फैन पर एक महान दानव का कब्जा हो चुका है और वह विपत्ति संकट क्षेत्र की शक्ति धारण कर चुका है। अगर आप इस तरह आगे बढ़ते हैं तो बड़े भाई ये बहुत खतरनाक होगा। ये ज्ञान की गोली है, यह आपकी शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकती है, बड़े भाई, मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। जो कि ने एक ज्ञान की गोली निकाली, उसे लूशन को सौंप दिया और गंभीरता से कहा, ये बहुत कीमती है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे वापस ले जाओगे, छोटे भाई। लूशन के चेहरे के भाव बदल गए और उसने जल्दी से इनकार कर दिया। वो लंबे समय से दिव्य आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में फंसा हुआ था और वह इस वस्तु के लिए बेहद उत्सुक था। लेकिन वो जानता था कि यह औषधीय गोली अतुलनीय रूप से मूल्यवान थी, इसे स्वीकार करने का अर्थ होगा एक बहुत बड़ा उपकार करना। ज्ञानोदय की गोली। सभी लोग चौंक गए, सबको लगा कि उन्होंने गलत सुना है और सबने जल्दी से अपने कान खुजलाए। ज्ञानोदय की गोली की अनमोलता के बारे में सभी लोग बेहद स्पष्ट थे। यह एक ऐसी चीज थी जो पूरी तरह से अनमोल थी और बाजार में उपलब्ध नहीं थी। जब भी वो प्रकट होता, अनगिनत लोग तब तक करते जब तक उनकी सिर से खून न बहने लगे। पिछली बार जब ऐसा कोई पत्थर माइरी ट्रेजर्स पवेलियन में दिखाई दिया था, तो उसकी गोली 6000 में ग्रेट स्पिरिट स्टोन की ऊंची कीमत तक पहुंच गई थी। यह एक ऐसी चीज थी जो अस्थायी रूप से समझने की क्षमता को बढ़ा सकती थी। फिर भी उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जो कि उनके पास ऐसा कुछ होगा और वह इसे देने के लिए तैयार होगा। ये तो सरासर अन्याय है। क्या मैं पागल हूं या दुनिया पागल है? वाह, ये छोटा भाई जो तो बड़ा उदार है, उसने तो ये चीज मुफ्त में दे दी। मैंने फिजूल खर्ची करने वाले लोग तो देखे हैं, लेकिन इतना खर्चीला कभी नहीं देखा। मेरी अज्ञानता के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या छोटे भाई जो हमेशा इतने उदार रहते हैं? क्या कल सीनियर ब्रदर को बहुत ज्यादा उत्तेजना मिल गई थी? आसपास मौजूद शिष्यों और एडवांस सभी ने जो कि को अजीब भाव से देखा। वे जो कि के व्यवहार को पूरी तरह से समझने में विफल रहे। केवल बगल में खड़ी हुआ यही नहीं उसके लिए सुंदर चेहरे को और भी अधिक सफेद होते देखा। क्योंकि वह जानती थी कि अगर लूशन इसे स्वीकार कर लेता है, तो लूशन की भयानक नीति के साथ मिलकर उसके लिए दिव्य आत्मा क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करना या यहां तक कि आपदा संकट क्षेत्र में भी पूर्णता प्राप्त करना पूरी तरह से संभव था। उस समय लिन फैन वास्तव में बेहद मुश्किल हालात में होगी। धिक्कार है झो किंग के प्रति उसकी नफरत एक बार फिर गहरी हो गई। वीर की सवालिया निगाहों को नजरअंदाज करते हुए जो कि ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई इस बात की परवाह न करें, क्योंकि वरिष्ठ भाई मेरे साथ ईमानदारी से पेश आते हैं, इसलिए मैं भी स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ भाई के साथ ईमानदारी से पेश आऊंगी। इसके अलावा वह महान शैतान जिसने लिन फैन को अपने वश में किया है, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली है। आपकी वर्तमान शक्ति के साथ बड़े भाई आपके पास छोटे भाई का बदला लेने का कोई मौका नहीं है। कितना उदार दृष्टिकोण है। लूशन की आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। मैं सचमुच इंसान नहीं हूं, मैंने उसको हुआंग की मीठी मीठी बातों पर ध्यान दिया और छोटे भाई झो पर शक किया। मैं इंसान कहलाने लायक नहीं हूं, मैं तो बस एक दरिंदा हूं। लूशन ने मन ही मन खुद को कोसा, अगर यहाँ इतने सारे लोग न होते तो शायद वह खुद को 2 बार थप्पड़ मार लेता। यहाँ तक कि कानून प्रवर्तन हॉल के पास ही मौजूद शिष्यों और बुजुर्गवान ने शर्म से अपने सिर झुका लिए। कुछ क्षण सोचने के बाद लूशन की निर्मल आंखों में संघर्ष की एक झलक दिखाई दी। उसने अपनी पीठ से 3 फुट लंबी तलवार निकाली और धीरे से झो की से कहा, क्योंकि आप ऐसा कह रहे हैं छोटे भाई, तो मैं मना नहीं करूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप इस चकनाचूर तारा तलवार को स्वीकार करेंगे, अन्यथा मुझे बेचैनी होगी। चकनाचूर तारा तलवार। पास ही खड़े दबान चौकने हो गए और बुदबुदाए बिना नहीं रह सके। क्या ये निम्न श्रेणी का नहीं है? लूसन को मृत्यु के मुंह से वापस आने के बाद एक गुप्त लोक में जो आध्यात्मिक खजाना मिला, उसे वह इतना पसंद आया, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। एल्दबान ने मन ही मन धीरे से आह भरी। अब वह ये नहीं बता सकता था कि कौन किसका फायदा उठा रहा है। हालांकि ज्ञानोदय की गोली अनमोल थी, लेकिन लंबे समय में शटरिंग स्टार स्वॉर्ड ने ज्ञानोदय की गोली की तुलना में बेहतर प्रतिफल प्रदान किया। आखिरकार ज्ञानोदय की गोली तो केवल एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज थी। वरिष्ठ भाई के बलिदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। जो कि ने सिस्टम से शटरिंग स्टार स्वॉर्ड की ग्रेड की पहचान करवाई और यह जानने पर कि यह ग्रेड की तलवार है, उसे पता चला। स्पिरिट राजा को देखकर उसके दिल में थोड़ी खुशी हुई और उसने शटरिंग स्टार स्वॉर्ड को स्वीकार कर लिया। ज्ञान की गोली प्राप्त करने के बाद लूशन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पहले वापस जा रहा हूं छोटे भाई। उस दुष्ट खलनायक लिन फैन का वध करने के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। मेजबान को सफल निवेश के लिए बधाई। आपने 55 वर्षों की साधना और एक लघु उपलब्धि प्राप्त की है। खेती तकनीककार, क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? सिस्टम की अनदेखी करते हुए उसने शटरिंग स्टार स्वॉर्ड को अपने स्टोरेज में रख दिया। जो कि ने लूशन की ओर अटपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तो मैं आपको सफलता की कामना करता हूं सीनियर ब्रदर। बिना किसी देरी के लूशन ने हुआंग को गुस्से से घूरा और सीधे वहां से चली गई। लूशन की पीठ को देखते हुए जो कि को पता था कि लूशन निश्चित रूप से सफल नहीं होगा। उसे बस यही उम्मीद थी कि लिन फैन के हाथों लूशन की हत्या न हो जाए, अन्यथा उसकी प्यास की फसल फिर से कम हो जाएगी। तुरंत ही जो कि ने रुककर एल्दबान से कहा, मुझे उम्मीद है कि सीनियर सिस्टर हुआंग की कड़ी जांच करेंगे ताकि जूनियर ब्रदर लिन जैसी कोई और घटना न हो जिसमें वह किसी शैतानी ताकत के वश में होकर संप्रदाय को शर्मिंदा करे। बोलते समय उन्होंने जमीन पर लेटी हुई हुआंग पर एक हल्की सी नजर डाली। जो कि की ठंडी निगाहों को देखते ही हुआंग तुरंत कांप उठी, मानो उसने कोई प्रागैतिहासिक जानवर देख लिया हो। बुजुर्ग बहुत दुखी थे और उदास स्वर में बोले, कानून प्रवर्तन कार्यालय निश्चित रूप से इसकी जांच करेगा और इस मामले से सख्ती से निपटेगा। जो कि ने सिर हिलाया। लॉ एनफोर्समेंट हाउस से बाहर निकलने के बाद उसने आसमान की ओर देखा। नीला आकाश ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया गया हो और चलचलाता सूरज बीचों बीच चमक रहा था। स्पष्टतः दोपहर हो चुकी थी। जो कि सीधे अपने निवास स्थान पर लौट गया। जो कि को लौटते देख खुशी हुई, आंखें चमक उठी और उसने खुशी से कहा, युवा स्वामी क्या आप ठीक हैं? जब वह बोल रही थी गुजियो उसके चारों ओर घूम गई, मानो जांच रही हो कि उसे चोट तो नहीं लगी है। अपना सिर हिलाते हुए जो कि ने बेवकूफी भरी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? गुजियो ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। ये देखकर जो कि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ले चलती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी गुरुजी। उस युवती ने मच्छर की तरह कोमल आवाज में उत्तर दिया। रास्ते में यह महसूस करते हुए कि गुजियो के शरीर में कोई बदलाव नहीं आया है, जो कि ने कुछ ओझन के साथ पूछा, जियो क्या तुमने बदवा की गोली जो मैंने तुम्हें आज सुबह दी थी? गुजियो ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, मैंने ले लिया युवा स्वामी। एक पल के लिए जो कि कुछ हैरान रह गई और उसने सिस्टम को फटकारा, सिस्टम क्या तुमने मुझे नकली गोली दी है? बिल्कुल भी छल नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि वो फिलहाल हारमास की बनी एक नश्वर प्राणी है और उसने अभी तक औषधीय शक्ति को परिष्कृत नहीं किया है। जो कि को एहसास हुआ। अध्याय 15 लाल ज्वाला आत्मा शरीर का सम्मिलन रहस्य में लिन फैन की। गुजियो को दोपहर का भोजन समाप्त करने के लिए ले जाने के बाद गुजियो को बेहतर साधना करने में मदद करने के लिए जो कि ने विशेष रूप से उसके लिए लेना गोलियों की एक बोतल खरीदी। वापस लौटने पर जो कि ने उसे साधना की बुनियादी बातें समझाना जारी रखा। पर्याप्त समझाने के बाद उसने गुजियो से पूछा, जियो क्या तुम साक्षर हो? गुजियो ने अपना सिर हिलाया, उसे कुछ हद तक भावना महसूस हो रही थी। उसका परिवार पहले गरीब था, जिसके कारण उसके लिए उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना संभव था। ये देखकर जो कि ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, जब तुम साधना शुरू करोगी तो तुम्हारी याददाश्त बेहतर हो जाएगी और तुम अक्षर बहुत जल्दी सीख जाओगी। समय आने पर तुम कोई गुरु ढूंढ लेना, अभी के लिए मैं तुम्हें साधना की विधि सुना देती हूं। इसके बाद उन्होंने उसे सृष्टि कला और एक गहन उम्मीद का पाठ सुनाया। गुजियो का हृदय शुद्ध था और 2 दिनों के भीतर ही जो कि के प्रति उसकी अनुकूलता अस्सी तक पहुंच गई थी, जो जीवन मरण की मृत्यु स्तर तक पहुंच गई थी। ये कहा जा सकता है कि जब तक जो कि मृत्यु को गले नहीं लगाता, तब तक गुजियो लगभग कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। यही कारण था कि जो कि उसे सृजन कला सिखा सकी। शायद 9 छिद्रों वाले उत्कृष्ट अमर शरीर की प्राप्ति के कारण गुजियो की स्मृति उत्कृष्ट थी। जो कि ने साधना तकनीक और मार्शल आर्ट के बारे में केवल एक बार कहा था और गुजियो को वे बातें याद रह गईं। दिन सफल निवेश के लिए मेजबान को बधाई। उच्च श्रेणी का स्पिरिट ट्रेजर क्लाउड ब्रेकिंग हेल्मेट प्राप्त हुआ। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? दिन सफल निवेश के लिए मेजबान को बधाई। रेड फ्लेम स्पिरिट बॉडी प्राप्त हुई। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? दिन एक स्वर्ण निवेश लक्ष्य से निवेश की मांग का पता चला है। कायाकल्प गोली तारांकन 10 प्राप्त करने के लिए किसी भी रक्त ऊर्जा गोली का निवेश करें। जो कि अंदर ही अंदर सदमे में थी, सोच में डूबी हुई थी। निवेश वास्तव में इस तरह काम कर सकते हैं। तो अगर गुजियो स्पिरिट गार्डन दायरे में कदम रखता है, तो क्या वह भी एसेंस की पिल का निवेश कर सकता है? ब्लड की पिल्स प्रथम श्रेणी की औषधीय गोलियां थी जो शरीर को शुद्ध करने में सहायता कर सकती थी। जबकि स्पिरिट गार्डन पिल्स दूसरी श्रेणी की औषधीय गोलियां थी जो आध्यात्मिक मार्ग को खोलने में मदद कर सकती थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि झो किंग ने निवेश का एक और वैकल्पिक मार्ग खोज लिया है। धन्यवाद युवा स्वामी, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। साधना तकनीक को याद कर लेने के बाद गुशुए का सुंदर चेहरा खुशी से भर गया और ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में फिर से क्रिस्टलीय आंसू चमक रहे हों। वह अंततः खेती कर सकी। वह अंततः अपने माता-पिता का बदला ले सकेगी और फिर वह युवा स्वामी के सभी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए उचित साधना करेगी। गुशुए ने मन ही मन सोचा। 10 दिन पहले जब एक दुष्ट साधक उसके गांव से गुजरा और उसने उसके रहस्यमय लीन शरीर को देखा, तब से उसके मन में तुरंत बुरे इरादे पैदा हो गए। उसने गांव के सभी लोगों को मार डाला, उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार किया और उसे नीलामी घर में मार के रूप में बेचने के लिए ले गई। उसका दिल टूट चुका था और उसके जीवन में केवल बदला शब्द ही बचा था। अब झो किंग ने उसके अंधकार में जीवन में प्रकाश की एक किरण ला दी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे इस जीवन में फिर से एक दिशा मिल गई है। इस बार उसने झो किंग को धन्यवाद नहीं दिया क्योंकि वह जानती थी कि इतने गहरे स्नेह के सामने कितने भी शक्ति के और शक्तिहीन प्रतीत होंगे। वह इस अपार दयालुता को अपने हृदय में संजो कर रख सकती थी और भविष्य में धीरे-धीरे इसका प्रतिफल चुकाने के तरीके खोज सकती थी। शीयुए, याद रखना, तुम किसी को भी साधना तकनीक की सामग्री नहीं बता सकते, अन्यथा तुम्हें एक घातक आपदा का सामना करना पड़ेगा। झो किंग ने चेतावनी दी। गुशुए ने जोर से सिर हिलाया। ये देखकर झो किंग ने राहत भरी मुस्कान बिखेरी, फिर 10 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन और 5 लाख की हुई गोलियां निकालकर गुशुए को दी और उसे मन की शांति के साथ साधना करने को कहा। दिन सफल निवेश के लिए मेजबान को बधाई। कायाकल्प की गोली तारांकन 10 प्राप्त हुई। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं? यह उल्लेख करना उचित होगा कि सुरेश पाउचूशन ने आज सुबह उसे जो दिया था उसमें 500 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। इस पर झो किंग ने कहा, एक सच्चे शिष्य से जैसी उम्मीद की जाती है। परिवार की पृष्ठभूमि वाकई समृद्ध है। पहले बादल गिरने वाले भाले पर दावा करो। सिर हिलाते हुए झो किंग ने ज्यादा सोचना बंद कर दिया। प्रकाश की एक किरण चमक उठी। क्लैन। एक जोरदार आवाज के साथ बादल गिरने वाला भाला सटीक रूप से जमीन पर जा गिरा, जिससे पास में ही साधना तकनीक का अभ्यास कर रही गुजियो चौंक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये घटिया सिस्टम, दूसरे लोगों के सिस्टम में सिस्टम स्पेस होता है, लेकिन इसमें नहीं। ये सरासर शर्मनाक है। मैं ईर्ष्या शक कहते कहते थक गया हूं। छोटी मालिक, क्या आप ठीक हैं? छोटी बच्ची ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। इस पर झो किंग के सुंदर चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलकती हुई दिखी और उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं। मैं बस एक हथियार का परीक्षण कर रहा था। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, शीयुए, मुझे मार्शल आर्ट का अभ्यास करना है। अभ्यास करने के लिए कमरे में जाओ। कमरे के अंदर ध्वनिरोधक संरचना है। ठीक है युवा स्वामी, गुजियो ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। उसने झो किंग की बात बिना शर्त मान ली। गुशुए के कमरे में प्रवेश करने के बाद झो किंग ने बादल गिरने वाले भाले को उठाया और उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। क्लाउड ब्रेकिंग हेलमेट पूरी तरह से गहरे सुनहरे रंग का था, जिस पर एक धुंधली रहस्यमय रोशनी फैल रही थी और यही रुचि से भरा हुआ था। झो किंग को हथियारों की खास परवाह नहीं थी। वह उन लोगों की तरह नहीं था जो तलवार और कृपाणु लंबे भालों आदि के प्रति जुनूनी थे। उनके विचार में जब तक इसे उनकी ताकत में सुधार हो सकता था, उन्हें पसंद था। अब उसके पास एक निम्न श्रेणी का मामला था, स्पिरिट ट्रस्ट स्टार शेटिंग स्वॉर्ड और एक टॉप रेट स्पिरिट ट्रस्ट क्लाउड ब्रेकिंग हेलमेट। क्लाउड ब्रेकिंग हॉलबर उच्चतम श्रेणी का था, इसलिए उसने क्लाउड ब्रेकिंग हॉलबर को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और इसके साथ उपयोग करने के लिए हॉलबर मार्शल आर्ट तकनीक खोजने की योजना बनाई। तुरंत ही झो किंग ने बिना किसी झिझक के अपनी उंगली में सुई चुभाई। उसने क्लाउड ब्रेकिंग हेलमेट को परिष्कृत किया। इसे परिष्कृत करने के बाद झो किंग ने रेड फ्लेम स्पिरिट बॉडी पर दावा किया। दिन दावा सफल। वर्तमान में होस्ट के लिए फ्यूजन और मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है। धड़ाम। झो किंग के दिल की गहराई से एक रहस्यमय उतार चढ़ाव भरा, मानो किसी तरह की बेड़ी टूट गई हो और उसे दुनिया का एहसास हुआ। उसकी त्वचा चमकदार लाल होने लगी, मानो उसे पिघलाने वाली भट्टी में डाल दिया गया हो। उसके बाद उसके शरीर के चारों ओर गहरा लाल रंग का पदार्थ बहने लगा। वह पूरा व्यक्ति मानो एक छोटा सा सूर्य था। एसिस। भयानक तापमान के कारण ऐसा लग रहा था मानो आसपास की हवा भाप बनकर उड़ रही हो, जिससे अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। आसपास के शिष्य तुरंत प्रभावित हो गए, अजीबोगरीब चीखें निकालने लगे और गालियां देने लगे, साथ ही प्रतिरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने लगे। अगर घर पर बनी संरचना इसे रोक न रही होती, तो शायद ये पल भर में धूल में बदल जाता। आंगन की घास और वह सदाबहार पेड़ तेजी से सूख गए। इस समय झो किंग लाल प्रकाश से जगमगा रहा था, उसकी शक्ति उमड़ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और उनमें तेज रोशनी फैल गई, मानो बिजली की दो चमक एक साथ निकली हों, जो बेहद भयावह थी। बुरा नहीं है, अब तो मेरी ताकत शायद दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। झो किंग ने अपनी स्थिति को महसूस किया और मन ही मन भरी। एक साधारण काया से लाल वाला आत्मा शरीर में रूपांतरित होने के बाद यद्यपि उसका क्षेत्र अपरिवर्तित रहा, उसकी शारीरिक रक्षा कई गुना बढ़ गई थी और उसका वास्तविक सार भी लाल ज्वाला से ओतप्रोत हो गया था, जो अधिक सघन और घना हो गया था। संप्रदाय प्रमुख के मुख्य कक्ष में चो जिये ने भी उतार चढ़ाव को महसूस किया और अपनी दिव्य चेतना से इसकी जांच की। कुछ देर बाद वह अजीब तरह से हंसा। इस बच्चे ने तो एक स्पिरिट बॉडी जागृत कर ली है। लगता है यंग सेट मास्टर बनने के लिए एक और उम्मीदवार मिल गया है। डॉट डॉट डॉट। बदलावों को महसूस करने के बाद झो किंग अपनी हालिया उपलब्धियों की समीक्षा और सारांश करना चाहता था, लेकिन उसे वांगू की लौटने की उम्मीद नहीं थी। आंगन के बाहर से उसकी ईमानदार आवाज सुनाई दी, युवा स्वामी, क्या आप वहां हैं? अंदर आएं। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने आंगन का दृश्य देखकर चौंक कर कहा, युवा स्वामी, क्या यहाँ कोई बड़ा युद्ध हुआ था? किस अंधे व्यक्ति ने स्वामी को परेशान करने की हिम्मत की? वांगू बेहद गुस्से में थी। यह भी अभी की गई साधना के कारण हुआ, झो किंग ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। वांगू ने शर्माते हुए मुस्कुराया, फिर झो किंग को एक कागज का टुकड़ा देते हुए कहा, युवा स्वामी, ये लिनफेन के बारे में जानकारी है। इसे लेते हुए झो किंग ने स्वर परिवर्तन मुहर और शाश्वत हरित तकनीक निकाली और उन्हें वांगू को सौंपते हुए लापरवाही से कहा, लो इस साधना तकनीक और मार्शल आर्ट को लो और अपने भाई के साथ इसका अभ्यास करो। जल्दी आध्यात्मिक मार्गदर्शक क्षेत्र में प्रवेश पाने का प्रयास करो। मैं जल्दी आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करूंगा और तुम्हारी वर्तमान शक्ति बहुत कम है। दोनों भाइयों की अनुकूलता 90 से अधिक थी, इसलिए झो किंग ने भी उनका पालन पोषण करने का इरादा विकसित किया। आखिरकार वो एक खलनायक था, उसे अपने काम करवाने के लिए किसी की जरूरत थी, उसके लिए सब कुछ खुद करना असंभव था। इसके अलावा उनके मन में अपनी ताकत का आधार विकसित करने का भी विचार था। उनका हमेशा से ये दृढ़ विश्वास था कि दो मुठ्ठियां चार हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। जब उसे भविष्य में नायक मिल जाएगा, तो वह अपने अधीनस्थों को उस पर हमला करने और उसे कुचलकर मार डालने का आदेश दे सकता है। इसके अलावा वह भाग्य की दृष्टि और प्रणाली का पूरी तरह से उपयोग करके कुछ प्रतिभाशाली लोगों की अनुकूलता को बढ़ा सकता था और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर सकता था। हालांकि इस समय उसकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी और उसके पास कोई उपयोगी प्रतिभा भी नहीं थी, इसलिए वह पहले केवल एक योजना का प्रोटोटाइप बता सका। जब तक उसकी शारीरिक क्षमता पूरी तरह से विकसित न हो जाए और उसे उपयुक्त प्रतिभा न मिल जाए, तब तक इसे जान न दें। धन्यवाद युवा स्वामी। वांगू ने जल्दी से साधना तकनीक और मार्शल आर्ट को उठाया और आदरपूर्वक कहा। लेकिन जब उसने साधना तकनीक का स्तर स्पष्ट रूप से देखा, तो वह चौंक गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये स्वर स्तरीय था, खेती की तकनीक। युवा स्वामी, ये वांगू ने अपनी लाड ली, वो कुछ हद तक असमंजस में था। झो किंग ने उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ जाना ही काफी है, इसे अपने तक ही रखो, नीचे जाओ, साथ ही स्पिरिट स्टोन ले आओ और उन्हें अपने भाई के साथ बांट लो। ये कहते हुए उसने 50 और मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद युवा स्वामी, भविष्य में मैं आपके लिए हर मुश्किल का सामना करने को तैयार रहूंगा। वांगू अत्यंत भावुक हो गया और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। ठीक है, नीचे जाओ। झो किंग ने हाथ हिलाया। हाँ। वांगू वापस चला गया, उसका सिर अभी भी घूम रहा था। युवा गुरु दिन ब दिन और भी रहस्यमय होते जा रहे हैं। वांगू को जाते हुए देखकर झो किंग ने भी लिनफैन के बारे में खुफिया जानकारी निकाली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर दी गई जानकारी बहुत विस्तृत थी, जिसमें लिनफैन के परिवार और उसके सदस्यों के बारे में भी जानकारी शामिल थी। लिनान शहर का लिन परिवार, जिसकी स्थापना 500 साल पहले हुई थी। लिनफैन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लिनफैन के पिता लिनशियोंग कुल प्रमुख थे, लेकिन बाद में क्योंकि लिनफैन की सगाई की शुरू से हुई थी और उसे अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए उन्हें कुल प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा लिनशियोंग ने लिनफैन की नाम की एक दत्तक बेटी को गोद लिया था, जिसे 2 साल पहले एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा अगवा कर लिया गया था। यह मुहावरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? झो किंग का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया था, वह अपने हाव-भाव से ही समझ गया था कि लिनफैन का बैकग्राउंड निश्चित रूप से साधारण था। लिनफैन क्वीन, ली किंगमिक्सू, 3 साल का समझौता, लगता है अभी आधा साल बाकी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिनफैन अभी भी जाएगा। ऐसा लगता है कि यही किंगमिक्सू एक खलनायक है। ऐसा लगता है कि मैं इसमें शामिल हो सकता हूं। खुफिया जानकारी में दर्ज दोनों लोगों के नाम देखकर झो किंग का चेहरा गंभीर हो गया। अध्याय 16, गहन मूल तत्व का निर्माण, एक गहन उम्मीद का विकास। आखिर यह है क्या? झो किंग ने अपना माथा रगड़ा, उसे हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि नियति का बच्चा बेहद भयावह और दुर्जय था। तुरंत ही झो किंग ने ज्यादा सोचना बंद कर दिया। अंततः बहुत अधिक सोचना व्यर्थ था, अपनी शक्ति बढ़ाना ही परम सत्य था। उसने पिछले कुछ दिनों में अर्जित धन को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया।
मार्शल आर्ट में शामिल है गहन श्रेणी, उच्च श्रेणी, स्वर परिवर्तनकारी मुहर, पृथ्वी श्रेणी, उच्च श्रेणी, दान दमन मुट्ठी, स्वर श्रेणी, मध्यम श्रेणी, एक गहन उंगली। खेती की तकनीकों में शामिल है गहन श्रेणी की उच्च श्रेणी, स्यान लकड़ी रूपांतरण तकनीक, स्वर श्रेणी, निम्न श्रेणी, शाश्वत स्यान लकड़ी तकनीक, सम्राट श्रेणी, साधना तकनीक, सृजन कला। इन सभी साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट का उपयोग निवेश के लिए किया जा सकता था, लेकिन सृजन कला में बहुत अधिक समय लगता था, इसलिए इसका उपयोग निवेश के लिए सीमित रूप से करना बेहतर था, सिवाय कुछ जीव जैसी किसी व्यक्ति के लिए जिसका भाग्य और योग्यता दोनों ही शीर्ष स्तर के थे। औषधीय गोलियों में शामिल है 6 रक्त ऊर्जा की गोलियां, 5 सार ऊर्जा की गोलियां, 14 त्यागत की गोलियां, 5 ज्ञान की गोलियां। स्पिरिट स्टोन में शामिल है 8000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन, 440 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन। अन्य विशेष वस्तुएं 60 वर्षों का साधना आधार, एक लघु उपलब्धि खेती तकनीकार। सफाई का काम पूरा हो गया। झोंक की चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी वर्तमान कुल संपत्ति डिवाइन ब्रिज के कुछ विशेषज्ञों की तुलना में भी कहीं अधिक है। क्षेत्र। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने अपने मन में बसी व्यवस्था से कहा, व्यवस्था लघु उपलब्धि का उपयोग करो। मुझे सृजन कला को उन्नत करने के लिए संवर्धन तकनीक चाहिए। सृजन कला के संबंध में अनगिनत अंतर्दृष्टियां झोंक के मन में उभर आई, मानो उन्होंने दशकों तक साधना की हो। वह अचेतन रूप से सृजन कला का संचालन करता था। गुंजन गुंजन। जैसे कोई लालची व्यक्ति भोजन को चट कर जाता है, वैसे ही इसने आसपास के क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को लूट लिया और उसे पूरी तरह से झोंक के दान में समाहित कर लिया। इस पल पास में साधना कर रहे बाह्य संप्रदाय के शिष्य तुरंत सब रे और एक ही बार चिल्ला उठे। वह कौन सा ईश्वर विहीन सच्चा शिष्य है जो बाह्य संप्रदाय में आया है? ट्रू इनहेरिटेंस पर आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन है, फिर भी बाह्य संप्रदाय के शिष्यों से इसे छीनने के लिए यहाँ दौड़ पड़ते हैं। वे बिल्कुल भी इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्या उनका अंतरात्मा उन्हें कचोटता नहीं है? उनके मन में आध्यात्मिक ऊर्जा के अवशोषण की इतनी कुशलता केवल दिव्य आत्मा क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी अन्य क्षेत्र की नहीं। ये सुनकर झोंक ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को लूटना जल्दी से बंद कर दिया। उन्होंने शीघ्र ही आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करके उसके वास्तविक सार में बदल दिया। इसके बाद झोंक ने सृजन कला की पुनर्प्राप्ति गति का पुनः परीक्षण किया। उसकी उंगली कट गई और घाव तुरंत ठीक हो गया। ओह, घाव इतना छोटा है कि जांच नहीं की जा सकती। झोंक का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसकी गहरी आंखों में एक तीव्र चमक दिखाई दी। उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ, प्रकाश की एक तलवार में परिवर्तित हुआ और उसने अपनी हथेली पर एक बड़ा घाव कर दिया, जिससे खून बहने लगा। लेकिन पलक झपकते ही खून बहना बंद हो गया। लगभग 20 सांसों के बाद घाव पर पपड़ी जम गई थी। इतना शक्तिशाली झोंक को छत तक प्रसन्न हुई। लघु उपलब्धि कला सृजन के कारण उनकी चोट से उबरने की गति में तेजी से वृद्धि हुई। अब जब तक झोंक को जानने वाली शक्ति नहीं पहुंचती, तब तक वह सृजन कला की विशेषताओं पर भरोसा करते हुए धीरे-धीरे ठीक हो सकता है। वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब सृजन कला पूर्णता प्राप्त कर लेगी। रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म। ये किसी अमर व्यक्ति की शक्ति के समान था। उसे इसकी तीव्र इच्छा हुई और फिर उसने आकाश की ओर देखा। ढलते सूरज की किरणें पृथ्वी पर रही थी और शाम हो चुकी थी। ये देखकर झोंक ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, अब उसका आंतरिक संप्रदाय के मूल्यांकन में भाग लेने का मन नहीं था। सरल शब्दों में कहें तो उन्होंने मूल्यांकन में भाग लेने से पहले अपने स्तर को दान पोषण क्षेत्र के मध्य चरण तक बढ़ाने का निर्णय लिया। प्रणाली 60 वर्षों की कृषि आधार का निष्कर्ष निकालती है। जैसे ही शब्द गिरे, शून्य लोग से असंख्य वास्तविक सार तत्व प्रकट होते प्रतीत हुए, जो लगातार उसके दांतियां को भर रहे थे। पहले से उसका वास्तविक सार धुंध में तब्दील हो गया, बूंदों में परिवर्तित हो गया और उसके दांतियों में प्रकट हुआ। झोंक का मन बेचैन हो गया। उसने जल्दबाजी में साधना तकनीक का प्रयोग किया और वास्तविक सार को संकुचित कर लिया। इसने मन का प्रोटोटाइप बनाया। कई घंटे बीत गए। झोंक के दांतियां में दिव्य प्रकाश विकीर्ण करने वाली और गहन उतार चढ़ाव उत्सर्जित करने वाली एक गोली ने आकार लिया। 60 वर्षों की साधना के फलस्वरूप अंततः गहन मूल का निर्माण हुआ, जिससे दान पोषण क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश प्राप्त हुआ। झोंक ने अपने भीतर देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी झलक रही थी और उसने कुछ बुदबुदाया। वर्तमान प्रोफाउंड कोर का आकार बटेर के अंडे जितना था, जो डेंटियन के केंद्र में तैर रहा था और एक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, जो डेंटियन को रोशन कर रहा था। अगला चरण प्रोफाउंड कोर पर दाव पैटर्न को उकेरना है। सामान्यतः 9 दाव पैटर्न उत्कीर्ण करने से दान पोषण क्षेत्र के अंतिम चरण में प्रवेश प्राप्त होता है, 18 दाव पैटर्न उत्कीर्ण करने से दान क्षेत्र की पूर्णता प्राप्त होती है और 36 पैटर्न उत्कीर्ण करने से दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त होता है। लेकिन यह निसंदेह सबसे खराब प्रकार का प्रवेश है, आधार और क्षमता बहुत कम हो जाती है और यही वह तरीका है जिसे हम लोग चुनते हैं। दाव पैटर्न की संख्या आध्यात्मिक नसों की संख्या के बराबर होती है। एक व्यक्ति 108 तक उत्कीर्ण कर सकता है। जितने अधिक उत्कीर्ण किए जाते हैं, नींव और क्षमता उतनी ही मजबूत होती जाती है, जो भविष्य में उच्चतर लोगों में सफलता प्राप्त करने के लिए लाभकारी होती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऐसे सम्राट थे जिन्होंने 108 दाव पैटर्न उत्कीर्ण किए, अपने समकक्षों के बीच सम्राट की उपाधि का दावा किया, सब कुछ पर विजय प्राप्ति, 1 लाख वर्षों तक युगों को दबाए रखा और नश्वर दुनिया में अमरता प्राप्ति। झोंक के विचार बदल गए और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसमें अपार महत्वाकांक्षा थी और वह दाव के सभी स्वरूपों को अंकित करना चाहता था ताकि वह पीढ़ी को दबाने के लिए परम युद्ध शक्ति प्राप्त कर सके। लेकिन वह जितने अधिक दाव पैटर्न उकेरता, बाद में प्रतिरोध उतना ही अधिक होता जाता, मानो नंगे हाथों से आकाश पर चढ़ना, जो कि हम लोग हासिल नहीं कर सकते थे। इसलिए यदि झोंक सभी दाव पैटर्न को उत्कीर्ण करना चाहता, तो उसकी वर्तमान योग्यता के साथ इसे हासिल करना मुश्किल होता। झोंक के पास इतना समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। एक पल के लिए झोंक को असहनीय से दर्द हो रहा था। अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या आप मुझे जो साधना स्तर प्रदान करते हैं, वह सीधे मुझे दाव पैटर्न उकेरने में मदद कर सकता है? लंबी मौन के बाद सिस्टम ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ, लेकिन एक दाव पैटर्न को उत्कीर्ण करने के लिए 10 वर्ष की साधना और 1000 खलनायक लगते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। हे सिस्टम, क्या तुम सचमुच इतने निर्दयी हो? झोंक ने व्यंग्य किया। डांट फटकार के अलावा इन दाव पैटर्न को अभी भी उकेरना बाकी था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे निवेश करने और नियति के बच्चे को खोजने में तेजी लाने की जरूरत थी। अब उसके लिए एक लिनफैंग को ठगना काफी नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि लिनफैंग कहां भाग गई है। कल के मूल्यांकन के बाद मैं कुछ ऊर्जावर्धक गोलियां लेकर बाहरी संप्रदाय में घूम सकता हूं, शायद इसे निवेश करने की प्रेरणा मिले। और किस प्रकार की औषधीय गोली से वास्तविक सार फिर से बढ़ता है? मैं कुछ खरीदकर आंतरिक संप्रदाय में घूम सकता हूं, शायद इसे भी निवेश की प्रेरणा मिले। झोंक ने मन ही मन सोचा। इसी क्षण रात हो गई और झींगरों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। चूंकि अभी सुबह का समय था, झोंक ने ज्ञान की गोली निगल ली। उन्होंने एक गहन उंगली का अभ्यास करना शुरू किया। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन पन्ना जैसे हरे पत्तों पर सुबह की उस मोतियों की तरह लुढ़क रही थी, जो प्रकाश की चमकदार किरणों को प्रतिबिंबित कर रही थी। गहन ज्ञान संप्रदाय। झोंक ने वन प्रोफाउंड फिंगर के मेरिडियन संचालन मार्ग के अनुसार बार-बार वन प्रोफाउंड फिंगर का अभ्यास किया। अचानक टकराना। झोंक की तर्जनी उंगली पर एक तेजकाली रोशनी चमकी, उसके दांतियां ने निहित वास्तविक सार हिंसक रूप से उमड़ा और आंगन में रखी पत्थर की मेज पर भर में चकना शुरू हो गई। अंततः मैंने एक गहन उंगली की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। झोंक ने धुंधली हवा में एक गहरी सांस छोड़ी और मुस्कुरा उठी। तुरंत उसने अपने असली स्वरूप को प्रकट किया। उसकी सही जैसे काले बाल लहराए और उसके शरीर के चारों ओर लिपटे कपड़े से रचाए। उनकी तर्जनी उंगली से तेज सफेद रोशनी निकल रही थी, एकदम साफ और भयावह तरंगें उससे प्रसारित हो रही थी। बूम। झोंक ने जमीन की ओर इशारा किया और तुरंत ही एक उंगली का निशान दिखाई दिया, जिससे सीधी जमीन में एक विशाल गड्ढा बन गया। अपनी वास्तविक शक्ति का केवल 10वां हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूं और इसमें इतनी शक्ति है। बुरा नहीं है और ये तो बस शुरुआत है। उसकी आंखों में खुशी की चमक झलक उठी। वो एक गहन उंगली स्वस्थ स्तरीय मध्यम श्रेणी की मार्शल आर्ट, एक बार लघु उपलब्धि स्तर तक महारत हासिल करने पर एक उंगली एक छोटे पहाड़ को भेद सकती है और प्रमुख उपलब्धि स्तर पर ये शून्य क्षेत्र को भेद सकती है। ये व्यावहारिक रूप से शक्तिशाली है। बेशक वास्तविक सार के अनुरूप समर्थन के बिना ये बेकार होगा। दस्तक दस्तक। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी, जिससे झोंक के विचारों में खलल पड़ा। उसने आंगन का दरवाजा खोला। अच्छे कपड़े पहने 2 युवक दरवाजे पर खड़े थे। झोंक को देखते ही काले कपड़े पहने युवकों में से एक की आंखें चमक उठी और उसने कहा, क्या ये जूनियर ब्रदर झोंक है? झोंक ने असमंजस में सिर हिलाया। नमस्कार छोटे भाई, हम विधि प्रवर्तन कार्यालय से हैं। आपने परसों न्यायसंगत आवाज उठाकर लिनफैंग का पर्दाफाश किया, इसके लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। बड़े गुरु और संप्रदाय प्रमुख के बीच विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है कि आपको शास्त्र मंडप की तीसरी मंजिल पर जाकर साधना तकनीक या मार्शल आर्ट चुनने का अवसर दिया जाएगा। आंतरिक संप्रदाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप सीधे बड़े गुरु के शिष्य बन सकते हैं। काले वस्त्र पहने युवक ने समझाया। थोड़ी देर रुककर उसने एक सेक्टर टोकन निकाला और ईर्ष्या से कहा, ये शास्त्र मंडप में प्रवेश करने का पहचान चिन्ह है। छोटे भाई, इसे संभाल कर रखना। उस पहचान चिन्ह को देखकर दोनों की आंखों में ईर्ष्या भर गई। ये जानना आवश्यक था कि धर्मरथ मंडप की तीसरी मंजिल पर गहन स्तर की उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट और साधना तकनीकें मौजूद थी और यहां तक कि पृथ्वी स्तर की तकनीकें भी थी। निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट। ट्रू डिसाइपल्स के रूप में पदोन्नत होने और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल्स बनने के बाद से भी वहां केवल 2 बार ही गए थे। झोंक की नजरों में दोनों की किस्मत नीली और बैंगनी थी, लेकिन कोई निवेश शुरू नहीं हुआ।
क्या इसका कारण ये था कि उसके पास उनके लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं था? झो किन्युन कुछ हद तक असमंजस में थी। उन्होंने तुरंत इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहचान चिन्ह लेने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों वरिष्ठ भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप दोनों से कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बात पूरी की, झो किन्युन ने अपने भंडारण वलय से स्वर्ण श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाले और उन दोनों को सौंप दिए। उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने अपने भावों को बदले बिना स्पिरिट स्टोन को स्वीकार कर लिया। काले वस्त्र पहने युवक ने धीरे से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि छोटा भाई क्या पूछना चाहता है? क्या संप्रदाय को लिनफैंग का सुराग मिल गया है और हुआंग ये को क्या सजा मिली? मैंने अदवान को ये कहते सुना कि लिनफैंग ताइज़ू पर्वत श्रृंखला में छिप गई थी और हुआंग ये का अपनी गलती स्वीकार करने का रवैया अच्छा था, इसलिए संप्रदाय ने उसे केवल 3 महीने के लिए चिंतन करने के लिए पिछले पहाड़ पर भेजा। बहुत-बहुत धन्यवाद सीनियर ब्रदर्स। कोई बात नहीं, फिर छोटे भाई हम पहले निकलेंगे। उनकी पीठ को जाते हुए देखते हुए झो किन्युन सोच में डूबी हुई थी। ताइज़ू पर्वत श्रृंखला, ये थोड़ा पेचीदा मामला है। कुछ देर बाद झो किन्युन मुस्कुराया और मन ही मन बुदबुदाया, लिनफैंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें अपने माता-पिता की भी परवाह नहीं है। तुरंत झो किन्युन ने अपने मन में इस योजना को दबा दिया और किन्युन शिखर की ओर चल पड़ा। वह स्थान शिष्यों के मूल्यांकन, वजीफे, संप्रदाय के रजिस्टरों के प्रबंधन और मिशनों को स्वीकार करने का स्थान था। वह आज आंतरिक संप्रदाय की शिष्य की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला था। अध्याय 17 आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन आत्मा रूपांतरण टावर। प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय किन्युन शिखर आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन कक्ष। शायद इसलिए कि सुबह का समय था, आज सुबह किन्युन पीठ पर बहुत कम लोग आए थे। जैसे-जैसे झो किन्युन आगे बढ़ता गया, उसकी निगाहें रास्ते में मिलने वाले हर शिष्य पर घूमती रहीं। शिष्य के उपहार की किस्मत पूरी तरह से नीले और सफेद रंग की थी। और झो किन्युन ने केवल एक ही निवेश को बढ़ावा दिया, जो सेवरशिप न्यू इन्वेस्टमेंट था। एक एसेंस क्यू का निवेश करने से 1 वर्ष की साधना का प्रतिफल प्राप्त होता था। यह नाम बहुत छोटा है, लगता है कि मुझे अभी भी उच्च भाग्य वाले प्रतिभाशाली लोगों या खलनायकों और नायकों में निवेश करने की आवश्यकता है ताकि मुझे उच्च पुरस्कार मिल सके। झो किन्युन ने अपना सिर हिलाया और धीरे से आह भरी, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर था। उन्होंने ये भी सत्यापित किया था कि ऊर्जा के साथ ही गोलियों में निवेश करने से साधना में मदद मिल सकती है। मूल्यांकन के बाद वह अधिक एसेंस क्यू की गोलियां खरीदता, बाहरी संप्रदाय में टहलता और कुछ साधना करता। बाह्य संप्रदाय के शिष्य मूलतः सभी आत्मा मार्गदर्शक क्षेत्र में थे और अधिकांश के पास नीली किस्मत थी। वह सार ऊर्जा की गोलियों का उपयोग करके काफी सारे निवेशों को सक्रिय करने में सक्षम होना चाहिए। कुछ देर चलने के बाद आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन कक्ष आ गया। झो किन्युन ने ऊपर देखा। वह स्थान सुनसान और शांत था। मूल्यांकन के लिए वहां एक शिष्य मौजूद नहीं था, सिवाय निरीक्षक की वर्दी पहने केवल शिष्य के जो वहां बैठा था। ये व्यक्ति दान पोषण क्षेत्र में था और एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य प्रतीत होता था। हलचल सुनकर युवक ने झो किन्युन की ओर देखा और बड़े ही उदासीन भाव से कहा, क्या आप यहाँ आंतरिक संप्रदाय के शिष्य मूल्यांकन के लिए आए हैं? दिन बैंगनी स्तर के एक व्यक्ति से निवेश का अनुरोध प्राप्त हुआ है। उच्च श्रेणी की गहन मार्शल आर्ट्स स्वर परिवर्तन महत्व में निवेश करें, जिसके बदले आपको 5 वर्षों की साधना और 5 साल ऊर्जा की गोलियां प्राप्त होंगी। क्या आप निवेश करना चाहते हैं? मुझे इतनी सुखद हैरानी की उम्मीद नहीं थी। झो किन्युन मन ही मन थोड़ा प्रसन्न हुआ और चुपचाप सिस्टम से कहा, इसे बांध दो। 1000 मिलियन पॉइंट्स काटे गए, बंधन सफल रहा। हाँ, झो किन्युन ने सिर हिलाया। तो फिर छोटे भाई मेरे साथ आओ। सफेद वस्त्र पहने युवक खड़ा हुआ और झो किन्युन को हॉल के पिछले हिस्से की ओर ले गया। वे दोनों एक के बाद एक हॉल के पीछे वाले चौक तक गए। सफेद से पत्थर की तरह दिखने वाले उस चौक पर कुंडलित ड्रैगन स्तंभ खड़ा था। कुंडलित ड्रैगन स्तंभ समग्र रूप से धुंधले रंग का दिखाई दे रहा था, फिर भी उसे हल्की गहरी लहरें निकल रही थी। सफेद वस्त्र पहने युवक खंभे के सामने पहुंचा, अपना सिर घुमाया, उसकी ओर इशारा किया और बोला, छोटे भाई यह हिंदू श्रेणी का खंभा है। गुप्त क्षेत्र में प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय के वरिष्ठों द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक खजाना। ये शक्ति की परीक्षा ले सकता है। बाद में इस पर अपना हाथ रखें और अपनी वास्तविक ऊर्जा इसमें प्रवाहित करें। यदि स्तंभ से सफेद प्रकाश निकलता है, तो इसका मतलब है कि जूनियर ब्रदर ने पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यदि आधा अगरबत्ती जितना समय बीत जाए और छोटा भाई अभी भी स्तंभ से प्रकाश उत्पन्न करने में असमर्थ हो, तो इसका अर्थ है कि छोटे भाई की साधना में औषधियों का प्रयोग किया गया था, या फिर आप दान पोषण क्षेत्र की साधना नहीं रखते हैं और प्रथम मूल्यांकन पूरा नहीं कर सकते हैं। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य गहन ज्ञान संप्रदाय की मध्यस्तरीय शक्ति के थे, जो गहन ज्ञान संप्रदाय की नींव थे और उनके पास कई संसाधन थे। इसलिए आंतरिक संप्रदाय का मूल्यांकन काफी सख्त था। आंतरिक संप्रदाय के प्रत्येक सदस्य की साधना कम से कम दान पोषण क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक होनी आवश्यक थी। कुछ छोटे संप्रदायों में वे यंत्र के रूप में भी कार्य कर सकते थे, जो दर्शाता है कि गहन ज्ञान संप्रदाय की नींव कितनी मजबूत थी। सफेद कपड़े पहने युवक ने फिर पूछा, क्या छोटे भाई को समझ आ गया? झो किन्युन ने हल्के से सिर हिलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सफेद वस्त्र पहने युवक की तरफ हट गया, उसकी निगाहें झो किन्युन की हर हरकत पर टिकी हुई थी। झो किन्युन ने गहरी सांस ली, स्तंभ की ओर चले और अपनी सफेद जैसी हथेली को कुंडलित ड्रैगन स्तंभ पर टिका दिया। उसने सोचा कि अपनी वर्तमान सूची एकाग्रता के साथ स्तंभ उसके क्षेत्र को किस क्षेत्र के रूप में आंकेगा। उनकी गहरी आंखों में जिज्ञासा का भाव प्रकट हुआ। तुरंत ही उसने अपने दांतियान में सच्ची ऊर्जा का संचार किया और अचानक विस्फोट हो गया। धमाका अगले ही पल धुंधले खंभे पर मंत्रोच्चार गूंज रहा था, जो चकाचौंध भरी रोशनी के साथ फूट पड़ा, जिसने आकाश में सूर्य के प्रकाश को सीधे ढक दिया। झो किन्युन दुबला पतला था, उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसका सफेद वस्त्र सरसर रहा था और उसकी ऊर्जा उमड़ रही थी। एक ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आभा चौक पर फैल गई। अंतिम चरण डन नचिंग रेन। नहीं, ये सही नहीं है। यदि ये दान पोषण क्षेत्र का अंतिम चरण होता, तो दाव चिन्हों में तीव्र उतार चढ़ाव होना चाहिए था, लेकिन उसके पास में नहीं है। इसका मतलब है कि वह भी अभी दान पोषण क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंचा है। सफेद वस्त्र पहने युवक को झो किन्युन की आभा ने सीधी उड़ा दिया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वह तुरंत खड़ा नहीं हुआ, इसके बजाय वह घोर सदमे में झो किन्युन को घूरता रहा। उसके मन में विचारों का मंथन चल रहा था। धत तेरी की इस कनिष्ठ भाई की नींव इतनी गहरी है, फिर भी उन्होंने मूल्यांकन में भाग लेने से पहले दान पोषण क्षेत्र के मध्य चरण तक बाह्य संप्रदाय में रहने पर जोर दिया। वो सचमुच सहनशील है, वो एक निर्दयी व्यक्ति है। इतनी दृढ़ता के साथ मैं पैन भाई स्वीकार करता हूं कि मैं ही हूं। अरे बड़े भाई, क्या इतना काफी है? हम बड़े भाई आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? झो किन्युन ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाकर पूछा, लेकिन पैन भाई को जमीन पर बैठे देखकर उनकी आंखों में आश्चर्य का एक अंश दिखाई दिया। अरे बस करो छोटे भाई, बस छोटे भाई, क्या आप कृपया अपनी आभा वापस ले सकते हैं? मैं थोड़ा खड़ा होने में असमर्थ हूं। पैन भाई को जो हुआ उसका एहसास हुआ, उसने अपनी वास्तविक ऊर्जा का संचार किया और अपनी ऊर्जा का विस्फोट किया। वह झो किन्युन के दबाव का विरोध करना चाहता था, लेकिन उन्हें पता चला कि यह पूरी तरह से बेकार है और उनका चेहरा कट गया जब वे अजीब तरह से हंसे। पान भाई पूरी तरह से सुन्न हो गया था। ये क्या बकवास है? दान पोषण क्षेत्र के मध्य चरण में एक बाह्य संप्रदाय का शिष्य, फिर भी उसकी वास्तविक इतनी अत्याचारी है। वह दान पोषण क्षेत्र के अंतिम चरण में था, फिर भी उसे वास्तव में दान पोषण क्षेत्र के मध्य चरण में मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा दबा दिया गया था। उसकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। झो किन्युन ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ अपनी आभा को तुरंत समेट लिया और क्षमा मांगते हुए कहा, माफी चाहता हूं सीनियर ब्रदर। पैन भाई ने राहत की सांस ली, खड़े हुए और प्रशंसा भरी लहजे में कहा, छोटे भाई की ताकत वाकई सराहनीय है। भविष्य में महान ज्ञान राजवंश के 10 नायकों में आपके लिए अवश्य ही एक स्थान होगा। वह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। झो किन्युन की नींव वास्तव में बहुत गहरी थी। उसने कई शिष्यों की परीक्षा ली थी और झो किन्युन जैसा शिष्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। दान पोषण क्षेत्र के मध्य चरण के साथ अंतिम चरण को दबाना वास्तव में भयावह था। झो किन्युन ने कोई टिप्पणी नहीं की। फिर मानो कुछ सोचते हुए उन्होंने स्वर परिवर्तन महत्व की एक प्रति निकाली और कहा, यह एक मार्शल आर्ट है। मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई इसे स्वीकार करेंगे ताकि यह प्रदर्शित हो सके कि मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। पैन भाई ने उत्सुकता से उसे उठाया, खुला और कुछ पता देखा, फिर तुरंत चौंक गया और अनायास ही बोला, उच्च श्रेणी का गहन स्तर। ये छोटा भाई किसी महान परिवार का युवा गुरु अवश्य होगा, तभी वह उच्च श्रेणी की गहन मार्शल आर्ट को मुफ्त में देने के लिए तैयार है। ये बहुत कीमती है, मुझे उम्मीद है कि छोटा भाई इसे वापस ले जाएगा। पैन भाई के चेहरे पर दुविधा के भाव थे, लेकिन अंत में इच्छा पत्र हावी हो गया और उसने फिर भी इनकार कर दिया। जब उन्हें आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के रूप में पदोन्नत किया गया, तो उन्हें शास्त्र मंडप की तीसरी मंजिल में प्रवेश करने का एक मौका मिला, लेकिन वे केवल एक मार्शल आर्ट या साधना तकनीक का चयन कर सकते थे। खेती की तकनीक पैन भाई द्वारा अभ्यास की जाने वाली तकनीक निम्न श्रेणी की थी। यह पीली स्तर की सर्वोच्च श्रेणी की साधना तकनीक थी जो संप्रदाय द्वारा उसे बाह्य संप्रदाय के शिष्य के रूप में पदोन्नत किए जाने पर जारी की गई थी। जब उन्हें आंतरिक संप्रदाय में पदोन्नत किया गया, तो उन्हें निम्न श्रेणी की गहन स्तर की साधना तकनीक का चयन करना पड़ा। अब वह किसी उच्च श्रेणी की गहन स्तर की मार्शल आर्ट सीखने के लिए बेताब था, इसलिए उसने योगदान अर्जित करने के लिए यह प्रबंधन मूल्यांकन कार्य लिया ताकि मार्शल आर्ट के लिए पैसे बचा सके। झो किन्युन ने गौर से देखा और पान भाई के चेहरे पर दिख रही दुविधा को भी समझ लिया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई चिंता मत कीजिए, इसे एक दोस्त बनाना समझिए। कुछ देर विचार करने के बाद पान भाई ने स्वर परिवर्तन की मुहर स्वीकार कर ली। दिन सफल निवेश के लिए मेजबान को बधाई, आपको 5 वर्षों की साधना और 5 ऊर्जा वर्धक गोलियां प्राप्त हुई हैं। क्या आप इन्हें प्राप्त करना चाहेंगे? नहीं, झो किन्युन ने मन ही मन इनकार कर दिया। इसके बाद पैन भाई ने अपने संग्रहण वाले से स्पिरिट स्टोन का एक ढेर निकाला और झिझकते हुए कहा, तो मैं इस मार्शल आर्ट को स्वीकार करता हूं। मैं आपका ऋणी हूं छोटे भाई, मेरा नाम पैन भाई है। अगर आपको कोई काम हो छोटे भाई, तो आप आंतरिक संप्रदाय में आकर मुझसे मिल सकते हैं।
और ये रहे सॉमिक ग्रेट स्पिरिट स्टोन, मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें स्वीकार करेंगे जूनियर ब्रदर। झो किंग ने सिर हिलाया, स्पिरिट स्टोन स्वीकार किया और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सीनियर ब्रदर चलिए मूल्यांकन के अगले दौर की ओर बढ़ते हैं। बहुत खूब छोटे भाई मेरे साथ आओ। कैंप बाय झो किंग को मूल्यांकन कक्ष से बाहर ले गया। वे एक ऊंचे टावर के नीचे पहुंचे जो बादलों तक पहुंचा था। उस ऊंचे टावर से एक हल्की सी ऊर्जा निकल रही थी जो सदियों से कायम रही एक देहाती आभा से भरी हुई थी। कैंप बाय ने कुछ गर्व के साथ इसका परिचय देते हुए कहा, ये स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टावर है जो किंग की प्रमुख इमारत है। इस पर अनगिनत फॉर्मेशन और रिस्ट्रिक्शन खुदे हुए हैं। इसे पहले पूर्व ध्रुव ने छठे रैंक के लोहार को बुलाकर बनवाया था और इसकी शक्ति निम्न श्रेणी के दाव हथियार के बराबर है। इसमें 18 स्तर हैं और इसके अंदर पिछले 8000 वर्षों के गहन ज्ञान संप्रदाय के सभी अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्तियों के प्रतिबिंब हैं। एक प्रतिबिंब को पराजित करो और तुम स्तर पार कर सकते हो। प्रत्येक स्तर पर मौजूद सभी प्रक्षेपणों को पराजित करें और आप उस स्तर पर अपना स्वयं का प्रक्षेपण छोड़ सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें चुनौती दे सकें। साथ ही आप इस आत्मा रूपांतरण स्तंभ पर अपना नाम भी अंकित कर सकते हैं। बोलते समय पान बाई ने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टावर के बगल में स्थित विशाल पत्थर की शिला की ओर इशारा किया। झो किंग ने उसकी निगाह का पीछा किया और देखा, उस पर केवल 16 नाम थे और पहले स्थान पर प्रोफाम ज्ञान संप्रदाय के संस्थापक वानचेन का नाम था। और जूनियर ब्रदर के मूल्यांकन का दूसरा दौर युद्ध कौशल का परीक्षण करने के लिए है। आपको पहले स्तर पर बस 15 मिनट तक टिके रहना होगा। पहले स्तर पर प्रक्षेपण में दान पोषण क्षेत्र में पूर्णता की अधिकतम युद्ध शक्ति है। भले ही जूनियर ब्रदर दान पोषण क्षेत्र की पूर्णता पर प्रक्षेपण बनाए, मुझे विश्वास है कि आपकी नीति के साथ जूनियर ब्रदर 15 मिनट तक टिके रहना बहुत आसान होगा। दृढ़ रहना हार मानना नहीं है, भाग जाना पूरी तरह से संभव है। कुछ देर रुकने के बाद कैंप बाय मुस्कुराया, अगर तुम कम युद्ध शक्ति वाला कोई प्रोजेक्शन बनाते हो जूनियर ब्रदर तो तुम शायद लेवल भी पार कर लोगे। मैं अपने छोटे भाई के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। अध्याय 18 अत्याचारी शक्ति युवा संप्रदाय प्रमुख। बड़े भाई आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। झो किंग ने विनम्रता से मुस्कुराया। तुरंत ही वो स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टावर में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने प्रवेश किया झो किंग को चक्कर आने लगा, मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। अपनी निगाहें केंद्रित करते ही एक प्राचीन कांस्य हॉल नजर आने लगा। कांस्य प्राचीन हॉल के भीतर का स्थान असीम था, मानो एक प्राचीन काल का बचा हुआ युद्ध क्षेत्र हो जो हत्या, क्षय और धब्बेदार इतिहास की आभा से भरा हुआ था। ये बेहद ही भयावह था। झो किंग को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो आदिम युग की हताश धीमी फुसफुसाहटें सुन रहा हो। उसका मन कांप उठा। उसने अपने सच्चे सार को प्रवाहित किया, उस तरफ तेजी से प्रवाहित हुआ और एक ठंडी फुफकार के साथ उसने दमन की उस भावना को व्यक्त कर दिया। इसी क्षण एक ठंडी आवाज सुनाई दी। परीक्षा झो किंग आपका क्षेत्र दान पोषण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है जो न्यूनतम परीक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है। आत्मा रूपांतरण टावर के प्रथम स्तर पर आपका स्वागत है। मैं आपको नियम समझाऊंगा। पहला नियम, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए खींचे गए प्रक्षेपण के विरुद्ध 15 मिनट तक दृढ़ रहें। नियम 2, ध्यान रखें दायरे में रहते हुए खींचे गए प्रक्षेपण को मारी ताकि एक निश्चित मात्रा में निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन पुरस्कार प्राप्त हो सके और नियत पर आगे बढ़ सके। नियम 3, अतीत में छोड़े गए सभी 39 विलक्षण प्रतिभाओं के प्रक्षेपण को एक-एक करके हराएं ताकि आप अपना प्रक्षेपण यहां छोड़ सकें, मार्शल आर्ट पुरस्कार प्राप्त कर सकें और अगली मंजिल में प्रवेश कर सकें। नियम 4, अगली मंजिल में प्रवेश करने के बाद जब आप अगली बार चुनौती देने आएंगे तो आप संबंधित मंजिल से जारी रखेंगे। अब मैं आपके लिए एक प्रोजेक्शन बना रहा हूं। आवाज धीमी पड़ गई। कांस्य प्राचीन हॉल में मंत्रों का प्रवाह हो रहा था और प्रकाश शानदार ढंग से चमक रहा था। एक सुंदर असाधारण व्यक्ति जिसके हाथ में एक लंबा भाला था एक प्रेत के रूप में प्रकट हुआ। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो उसका भौतिक शरीर शून्य लोक में निलंबित हो, उसकी आभा राशि थी और उसकी निगाहें तिरस्कारपूर्ण थी। ओह, ये स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टावर कुछ दिलचस्प है। पुरुष के मध्य चरण के दबाव को महसूस करना ध्यान नर्चरिंग रियन को देखकर झो किंग को छत तक हैरान रह गई। जब उस व्यक्ति ने झो किंग को देखा तो उसका दिव्य प्रकाश तेजी से चमक उठा। बूम! सच्ची शक्ति उमड़ पड़ी, एक भयानक आभा फूट पड़ी, मानो एक विशाल लहर नीचे की ओर बह रही हो और स्थान में अंतहीन तूफानी हवाएं पैदा कर रही हो। क्लैन! वो व्यक्ति किसी युद्ध नेता की तरह दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। उसने अपना लंबा भाला हवा में घुमाया, भाले की शक्ति फैल गई, प्रकाश झिलमिला उठा और उसके पीछे शून्य लोक में 10,000 भाले की परछाइयां बड़े करने से व्यवस्थित हो गई। भाले की परछाइयां अजगरों की तरह तीव्र रूप से कांप रही थी, बिजली की गति से झो किंग पर हमला कर रही थी, मानो आकाश और पृथ्वी को भेदना चाहती हो। आपकी ताकत वाकई चौंकाने वाली है, यह हम लोगों से निपटने के लिए निश्चित रूप से काफी होगी, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि आपका सामना मुझसे हुआ। झो किंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, उसने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि शून्य की ओर इशारा किया। तीव्र लाल रंग की सच्ची ऊर्जा प्रज्वलित हुई, हवा में भाप उमड़ पड़ी और अत्यधिक तापमान दिखाई दिया, मानो वह किसी सौर तारे पर हो। दरार! जैसे कोई दर्पण टूट गया हो, वैसे ही एक आवाज गूंजी और अचानक हवा में से एक विशाल लाल उंगली का निशान प्रकट हुआ, जो 10,000 भाले की छायाओं को घेरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उंगलियों के निशान अभी तक मिट नहीं पाए थे। सूखी घास को कुचलने और सड़ी हुई लकड़ी को चूर-चूर करने की गति से इसने उस आदमी के उभार को टुकड़े-टुकड़े कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। गलती हो गई, फिर से इतनी सारी सच्ची शक्ति बर्बाद हो गई। झो किंग ने उस व्यक्ति को अपार शक्ति के साथ मार्शल आर्ट का उपयोग करते हुए देखा और सोचा कि प्रक्षेपण शक्तिशाली है, इसलिए उसने सीधे अपनी सच्ची शक्ति का 20% उपयोग किया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ दिखावा होगा। अगर वह आदमी अभी भी जीवित होता और झो किंग के विचारों को जानता होता तो संभवतः उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया होता कि उसे पहचानना भी मुश्किल होता। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। आखिर झो किंग को किसने कहा था कि वह छल करे, सम्राट श्रेणी की साधना तकनीक और स्वर्ग श्रेणी की मार्शल आर्ट का अभ्यास करे, साथ ही उसे लाज वाला आत्मा शरीर का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। ये दुनिया अद्भुत है जिसमें अनगिनत जीव रहते हैं जो अनगिनत गहन शारीरिक संरचनाओं को जन्म देते हैं, जिनकी नश्वर शारीरिक संरचना, आध्यात्मिक शारीरिक संरचना, पवित्र शारीरिक संरचना और अमर शारीरिक संरचना, ईश्वरीय शारीरिक संरचना में विभाजित है। इस पल वही ठंडी आवाज फिर से गूंज उठी। परीक्षा झो किंग को एक प्रक्षेपण को नष्ट करने और स्वनिम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप चुनौती जारी रखना चाहते हैं या अगले तक में प्रवेश करना चाहते हैं? स्वनिम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन। वाह, तुम तो व्यवस्था से भी ज्यादा कंजूस हो। झो किंग ने मन ही मन अपने होठों को सिकुड़ा, फिर शांत भाव से कहा, मैं चुनौती जारी रखने का विकल्प चुनता हूं। क्या आप चुनौती देने वाले लोगों की संख्या चुन सकते हैं? ठंडी आवाज ने पूछना जारी रखा। मुझे बाकी सब एक साथ दे दो। अभी हुए परीक्षण के बाद झो किंग को अपनी ताकत का अंदाजा हो गया था। हालांकि इन लोगों को पिछले 8000 वर्षों में प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय के सभी अद्वितीय प्रतिभावान के प्रतिरूप के रूप में प्रचार किया गया था, लेकिन उनकी शक्ति को लंबे समय से काफी कम आंका गया था। झो किंग ने अनुमान लगाया कि निर्मित संरचनाओं में उनके जीवन काल के दौरान उनकी शक्ति का अधिकतम 4 या 5 हिस्सा ही बचा रहता था। इसके अलावा स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टावर केवल प्रक्षेपण के रूप ही नकल करता था, व्यक्ति की आत्मा की बिल्कुल भी नहीं। यही कारण था कि झो किंग को इतना आत्मविश्वास था। परीक्षा झो किंग, क्या आप निश्चित हैं? इस आवाज के स्वामी के भावों में इस बार बदलाव आया था। अब उसमें पहले जैसी शीतलता नहीं थी, बल्कि संदेह का एक अंश झलक रहा था। जब से यह टॉवर स्पिरिट बना है 8000 साल बीत चुके हैं और इसने कभी भी इतना लापरवाह व्यक्ति नहीं देखा था। झो किंग पहली व्यक्ति थी जिन्होंने इतनी बेशर्मी से बात की। उसने मन ही मन सोचा, क्या प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय इस हद तक गिर गया है? क्या सच में उसका शिष्य इतना ज्ञानी है? जरूर। झो किंग ने भी टावर स्पिरिट के संदेह को भांप लिया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। अक्सर परंपरा तोड़ने वाला पहला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से संदेह के घेरे में आ जाता है। टावर स्पिरिट ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। उसका कर्तव्य स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टावर के संचालन को बनाए रखना था और झो किंग का अनुरोध पूरी तरह से नियमों के दायरे में था। इसके अलावा वो झो किंग के पछतावे भरे चेहरे को भी देखना चाहता था। जैसी आपकी इच्छा, टावर स्पिरिट ने राशि और ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही शब्द गिरे, एक-एक करके भयावह आकृतियां उभरने लगी। प्रत्येक आकृति का क्षेत्र दान पोषण क्षेत्र में था। निम्नतम स्तर दान पोषण क्षेत्र की प्रारंभिक अवस्था थी और उच्चतम स्तर दान पोषण क्षेत्र की पूर्णता थी। लेकिन प्रत्येक आकृति की युद्ध क्षमता उसके दायरे से कहीं अधिक थी। उनमें से प्रत्येक गहन ज्ञान संप्रदाय के एक युग का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभावान व्यक्ति था। अगर उस प्रक्षेपण की शक्ति आधी भी होती, तब भी हम लोग उसका विरोध नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, उनकी संख्या 48 थी। इन प्रक्षेपों की ऊर्जा हवा में व्याप्त थी, इनकी गति भयावह थी। जैसे माउंट टाई के गिरने की शक्ति होती है, वैसे ही इसने हवा को भी कुचल दिया। इससे झो किंग को भी काफी दबाव महसूस हुआ। हालांकि वह भयभीत नहीं था, उसके हृदय में एक अजय आभा थी, वह देवताओं और राक्षसों से बेखौफ था। झो किंग ने अपनी सच्ची शक्ति को पूरी तरह से प्रवाहित किया, उसका रक्त तेजी से प्रवाहित हुआ और उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे शून्य क्षेत्र में झिलमिलाते लहरों के पैटर्न बन गए। उसकी सफेद वस्त्र नश्वर दुनिया में एक अमर व्यक्ति की तरह लहरा रहे थे। अभी पत्थर की पटिया पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई दी। झो किंग ने आक्रमण की पहल की, उसकी गति को पकड़ना असंभव था, उंगलियों के निशान हजारों फूलों की तरह दिखाई दिए। पलक झपकते ही उसने दान पोषण क्षेत्र की पूर्णता पर एक प्रक्षेपण को चकनाचूर कर दिया। बाकी अनुमान इस बात से नाराज प्रतीत हुए। उन्होंने अत्याचारी मार्शल आर्ट का प्रयोग किया, शून्य क्षेत्र में हलचल मचा दी और झो किंग पर हमला कर दिया। रूस प्रवाहित हुए, सच्ची शक्ति का प्रवाह हुआ और आध्यात्मिक प्रकाश शानदार ढंग से चमका।
जो किन्यू एक भूत की तरह था, उसकी गति भयावह थी, वह तेजी से रूप बदलता और चलता था। प्रारंभिक स्वर श्रेणी की मार्शल आर्ट एक गहन उंगली का उपयोग करके कई विलक्षण प्रतिभाओं के प्रक्षेपणों का मुकाबला करता था। इस समय जो किन्यू नश्वर दुनिया में एक अमर व्यक्ति की तरह थी, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। एक के बाद एक कई अनुमान विफल होते चले गए। ये सब पलक झपकते ही हो गया। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। इस समय टाओ स्पिरिट ने अपने भावहीन अत्यंत आश्चर्यचकित चेहरे के साथ बुदबुदाते हुए कहा, ऐसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये 48 विलक्षण प्रतिभावान प्रक्षेप हैं और केवल कुछ ही पल बीते हैं, इसने 20 से अधिक प्रक्षेपों को पराजित कर दिया है। ऐसा लगता है कि प्रोफाउंड यान संप्रदाय ने एक सच्चा ड्रैगन उत्पन्न किया है। इस पुत्र के नेतृत्व में प्रोफाउंड यान संप्रदाय संभवतः एक पूर्ण रूपांतरण पूरा करेगा और एक पवित्र भूमि बन जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पहले ही वो दृश्य देख लिया था जिसमें जो किन्यू ने एक पीढ़ी को दबा दिया, सीसी को दो डाला, नश्वर से संत में परिवर्तित हो गया और युगों को नीचा दिखाया। बूम! एक तेज आवाज ने टाओ स्पिरिट के विचारों को वास्तविकता में वापस ला दिया और उसने हॉल में बची हुई केवल 10 छवियों को देखा। जो किन्यू की जीत तो पहले से ही तय थी। इसने अपनी भावनाओं को शांत किया, अपने मन में अपने शब्दों को तैयार किया और जो किन्यू की अजयता के मार्ग के लिए पहला राज्याभिषेक उपहार प्रस्तुत किया। डॉट 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 बाहरी दुनिया में पैन बाई का चेहरा उदासीन था, वह चुपचाप जो किन्यू द्वारा मूल्यांकन पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके विचार में जो किन्यू की क्षमता को देखते हुए दूसरे दौर की परीक्षा उत्तीर्ण करना और आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनना लगभग निश्चित था। ये सोचकर कि भविष्य में उसकी दोस्ती किसी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति से होगी, वह बेहद उत्साहित था। 15.5 मिनट का समय नजदीक आ रहा था। पैन बाई पहले की तरह उदासीन नहीं था, वह इधर उधर रहा था और मन ही मन जो किन्यू को खुश करने के लिए एक भाषण तैयार कर रहा था। फिर उसने अपने संग्रह वलय से जो किन्यू के लिए आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की पहचान के लिए एक सेट पट्टिका चुनना शुरू किया। ठीक इसी क्षण डोन डोन 3 प्राचीन घंटियों की आवाज गूंज उठी। जैसे ही घंटी की आवाज बंद हुई, एक रासी और भव्य आवाज गूंजी, मानो कोई दिव्य आदेश हो जो प्रोफाउंड यान संप्रदाय में फैल गई और फिर 3000 मील दूर तक गूंज उठी। आकाश और पृथ्वी अपनी शक्ति का संयोजन करते हैं, संप्रदाय का भाग्य प्रकट होता है। हमारे संप्रदाय के शिष्य जो किन्यू मध्य चरण के साथ आत्मा रूपांतरण ताव की पहली मंजिल पर दान पोषण क्षेत्र की साधना करते हुए हमारे संप्रदाय के प्राचीन और आधुनिक प्रतिभावानों की सभी चुनौतियों को दृढ़ता से पराजित किया, रिकॉर्ड तोड़ा और उन्हें सच्चे शिष्य के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें युवा संप्रदाय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है और जब उनकी साधना का स्तर आवश्यक स्तर तक पहुंच जाएगा तो वे सीधे संप्रदाय प्रमुख के पद पर आसीन हो जाएंगे। वर्तमान संप्रदाय प्रमुख को कोई गलती नहीं करनी चाहिए। पैन बाई का चेहरा पल भर में भावहीन हो गया। मुझे पता था कि वह ताकतवर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना ताकतवर होगा। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। निश्चित रूप से स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टैबलेट पर जो किन्यू का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित था। अध्याय 19 अंतर्धाराओं का उभार ज़ियाओ फैन की जीवन गाथा। वो दमदार आवाज अभी गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। प्रोफाउंड यान संप्रदाय के अनगिनत लोग थम गए, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे और वे आवाज की दिशा में खाली निगाहों से घूर रहे थे। ये जो किन्यू कौन है? वह अचानक सच्चा शिष्य और युवा संप्रदाय प्रमुख कैसे बन गया? एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने ही प्रश्न उठाया। देखने से ऐसा लगता है कि वह बाहरी संप्रदाय का शिष्य है जो आज ही आंतरिक संप्रदाय के शिष्य मूल्यांकन में भाग लेने आया है। उसने पहली मंजिल पर मौजूद सभी प्रतिभाशाली शिष्यों को हरा दिया है और उसे सीधे आत्मा रूपांतरण ताव द्वारा नियुक्त किया गया है। पुराने पूर्वज एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ने अनुमान लगाया। जो किन्यू नाम क्या ये वही बाहरी संप्रदाय का शिष्य नहीं है जिसने कुछ दिन पहले शैतान के सिर के कब्जे का पर्दाफाश किया था? भयानक भयानक दान पोषण क्षेत्र की साधना के साथ एक सच्चा शिष्य बनने वाला वो संप्रदाय की स्थापना के बाद से पहला व्यक्ति है। ये पदोन्नति की गति तो बिल्कुल हास्यास्पद है। ये लगभग उस गति के बराबर पहुंच रही है जिस गति से मैं संत अवस्था में प्रवेश करता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 भाई तुमने मुझे तुम्हें एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। एक निर्दयी आदमी जिसने इसे विस्फोट करने की हिम्मत की। बेतुका है बातचीत इस तरह पटरी से कैसे उतर गई। आंतरिक संप्रदाय के एक मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान में लोगों का एक समूह एक दूसरे पति आदमी को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। हालांकि बाह्य संप्रदाय के शिष्यों को यह नहीं पता था कि आत्मा रूपांतरण ताव क्या है, लेकिन वे सच्चे शिष्य और युवा संप्रदाय के गुरु की स्थिति से परिचित थे और वे जो किन्यू नाम से अपेक्षाकृत परिचित थे। वे सभी जो किन्यू के प्रति बहुत प्रशंसा रखते थे। हम दोनों इंसान हैं, सीनियर ब्रदर जो इतने साधारण क्यों हैं? उस दिन जो किन्यू द्वारा जिनके नोचे गए थे, ये समेत 6 लोग मन ही मन सोच रहे थे कि वे जो किन्यू के चमचे कैसे बन सकते हैं। उफ, मेरा मतलब है सीनियर ब्रदर जो क्यों नहीं आई? बाह्य संप्रदाय और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के शांत वातावरण की तुलना में उन सच्चे शिष्यों के चेहरे के भाव अच्छे नहीं लग रहे थे। कुछ शक्तिशाली सच्चे शिष्यों के चेहरे स्याही की तरह उदास थे। वे सभी युवा संप्रदाय प्रमुख के पद के प्रबल दावेदार थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब वे गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे तभी अचानक बीच में एक अप्रत्याशित दावेदार उभर आएगा। इस वजह से उन्हें इसे स्वीकार करना मुश्किल हो गया। ट्रू इनहेरिटेंस पर एक स्वच्छ और सुंदर आंगन के अंदर एक उदास चेहरे वाले युवक ने घृणा भरी निगाहों से देखा। धिक्कार है, क्या वह आत्मा रूपांतरण ताव अंधा है? एक कीड़े को युवा संप्रदाय प्रमुख बनने देना, मैं तुम्हें कल मार डालूंगा। डॉट 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 मुख्य शिखर संप्रदाय प्रमुख का हॉल। साधना कर रहे जो जिवेन ने अपनी आंखें खोली, दिव्य प्रकाश बढ़ रहा था, उनकी आवाज साधारण थी, क्रोध रहित रासी थी। उनकी भव्य आंखों में संदेह का एक अंश झलक रहा था। ये जो किन्यू सचमुच साधारण प्रतीत होता है। आत्मा रूपांतरण ताव लगभग 4000 वर्षों से मेरे पूर्वज इतने भव्य रूप में दुनिया के सामने प्रकट नहीं हुए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे आज इस बच्चे के लिए स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। तभी एक आवाज चाओ जेन के दिमाग में आई। चूंकि स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन ताव के बाद से पूर्वज ने स्वयं उसे नियुक्त किया है, इसलिए जो किन्यू ने इस पद के लिए पूरी तरह से योग्य युवा संप्रदाय प्रमुख है। जब वो दिव्य क्षमता के क्षेत्र में प्रवेश कर ले तो उसे यह पद सौंप देना। आपको कोई उपद्रव नहीं करना चाहिए। चाओ जेन का चेहरा काला पड़ गया। ग्रैंड मास्टर चाओ, क्या मैं सचमुच आपके दिल में इतना अविश्वसनीय हूं? हालांकि मैंने एक बार को पदोन्नत करके युवा संप्रदाय प्रमुख का चयन करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टावर मेरे पूर्वज ने आदेश दिया है, मैं अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टावर प्रोफाउंड यान संप्रदाय की स्थापना के समय से ही अस्तित्व में है। इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि प्रोफाउंड यान संप्रदाय के तीनों ग्रैंड एल्डर भी इसे कनिष्ठ मानते हैं। जो जेन थोड़ा उदास था, फिर उसने अपनी आवाज ग्रैंड मास्टर चाओ को वापस भेजी। ग्रैंड मास्टर चाओ, क्या मैं सचमुच आपकी नजरों में इतना सन्नीय हूं? निश्चित रहिए, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। तुम्हारा स्वभाव कैसा है क्या मैं नहीं जानता? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये बातचीत जारी नहीं रह सकी। कुछ देर सोचने के बाद उसने दरवाजे के बाहर खड़े सेवक को अपनी आवाज सुनाई। एलिफेंट के लौटने के बाद उन्हें बता देना कि जो किन्यू को शिष्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उनके रक्षक बनो। साथ ही युवा संप्रदाय प्रमुख को सूचित कर देना कि 2 महीने में वे त्यानजी पर्वत क्षेत्र के लिए दल का नेतृत्व करेंगे। बाहर खड़े परिचारक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी हां संप्रदाय प्रमुख। जो जेन की गहरी आंखें मानो तारों को भेदने में सक्षम लग रही थी जब उन्होंने स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टावर की दिशा में देखा। उनके दिल में 10,000 विचार थे। संघर्ष का युग आ रहा है और महान ज्ञान राजवंश एक बड़े संकट की कगार पर है। आशा है कि आप संप्रदाय के लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे। विशाल हॉल में एकाकी गूंज सुनाई दी। डॉट 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 बाह्य संप्रदाय जो किन्यू का छोटा आंगन। गुजियू जो कमरे में साधना कर रही थी, शरद ऋतु के पानी जैसी अपनी आंखें खोलते ही उसकी पलकें थोड़ी सी कांप उठी। उसके खूबसूरत चेहरे पर खुशी झलक रही थी। युवा मास्टर सचमुच अद्भुत हैं। हालांकि वो युवती जल्द ही निराश हो गई और अपने लाल होठों को चांदी जैसे दांतों से काटते हुए बोली, मैं कितनी मूर्ख हूं। मुझे साधना तकनीक का थोड़ा सा हिस्सा समझने में ही पूरा दिन लग गया। मुझे नहीं पता कि मैं इस जीवन में युवा गुरु के चिन्हों तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। अगर जो किन्यू लड़की की शिकायत सुनने के लिए मौजूद होते तो शायद वे अपनी आंखें घुमाते और उसे कहते कि यह गति बिल्कुल भी धीमी नहीं है। जब उन्होंने पहली बार साधना शुरू की तो उन्हें ज्ञान की गोली का सहारा मिला। यही कारण है कि उन्हें इतनी तेजी थी। एक गहरी सांस लेते हुए गुजियू ने अपने दिल में उठ रही निराशा को दबाया और सृजन कला का अभ्यास जारी रखा। वह अपने दुख और आक्रोश को शक्ति में बदलना चाहती थी। एक बार जब वह साधना तकनीक में महारत हासिल कर लेगी तो वह पूजा की गोली लेकर शरीर को शुद्ध करने का कार्य कर सकेगी। डॉट 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 उपयोगिता का चरम। एक फूस की झोपड़ी में एक ठंडे पत्थर के पलंग पर एक दुबला पतला सहायक शिशु पालथी मारकर बैठा था। इस शानदार आवाज को सुनकर उसने अपनी आंखें खोली जिनमें ईर्ष्या का एक अंश दिखाई दिया जो बाद में द्वेष में बदल गया। जो किन्यू लगभग एक महीने में सच्चे शिष्य के पद पर पदोन्नत हुए, उन्हें निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय अवसर प्राप्त हुआ होगा। इस तरह के व्यक्ति का भाग्य अवश्य ही गहरा होगा। अगर मैं इसे हासिल कर लूं तो दान पोषण क्षेत्र में प्रवेश करना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। और इस नीच जो किन्यू ने तो लिन फैंग को भी मुझसे छीन लिया। लिन फैंग की चापलूसी करने में मैंने जो समय बर्बाद किया वह भी व्यर्थ हो गया। मुझे जो किन्यू से मिलने और उसके अवसरों की जांच करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसके दिल में जोरदार चीख उठी। उसका नाम शियाओ फैन है जो मूल रूप से पृथ्वी का एक आधुनिक युवक है। एक कार दुर्घटना के कारण 18 वर्ष पहले उसका इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था। उसे लगता था कि वह एक ऐसा नायक है जो दुनिया की शक्ति धारण कर सकता है और इस दुनिया की सुंदरियों की गोद में सो सकता है। लेकिन लगातार कई झटके झेलने के बाद जियाओ फैन ईमानदार बन गया। इसी दौरान जियाओ फैन को लिन फैंग के कारनामों के बारे में पता चला।
अपने पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने एक नजर में ही पहचान लिया कि लिनफेन भाग्य का पौराणिक बालक था। इसलिए उसने हर तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए अंततः प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय में शामिल हो गया और जानबूझकर लिनफेन से संपर्क करना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि जिस दिन लिनफेन सत्ता में आएंगे वो उन्हें अपने साथ ले जा सकेंगे। लेकिन अफसोस उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही लिनफेन जागा उसे झो किंग ने धोखे से अपने साथ ले लिया, जिससे शाओ फैन लंबे समय तक उदास रहा। परिणाम स्वरूप वह झो किंग से भी नफरत करता था। उनकी साधना छठी स्तर की थी और उन पर संप्रदाय से निष्कासन का खतरा मंडरा रहा था। इस समय वे बेहद हताश थे। कुछ दिन पहले ही उनकी शारीरिक शक्ति जागृत हुई थी। इसे लाइफ स्क्रिप्ट सिस्टम कहा जाता था। वह इस सिस्टम का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों की स्क्रिप्ट की जांच कर सकता था और उनके अवसरों का फायदा उठा सकता था। सिस्टम की मदद से उसने कई उपयोगी शिष्यों के अवसरों को लूटा, शरीर शोधन के 8वें स्तर तक पदोन्नत हुआ और स्थायी रूप से निष्कासन के खतरे से बच गया। सिस्टम के साथ-साथ ज़ियाओ फैन की भी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं और वह शिखर पर पहुंचना चाहता था। वह झो किंग से बदला लेना चाहता था। ये सोचकर ज़ियाओ फैन का मूड काफी सुधर गया और वह खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाया। वह तो बस एक अवसर का बच्चा है। झो किंग, मुझे तुम्हें देखने मत देना, वरना मैं देर सवेर तुम्हारे सारे अवसर छीन लूंगा और तुम्हें बेदी से गिरा दूंगा। तुरंत ही उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और खुद को साधना में लीन कर लिया। उसे जल्द से जल्द स्पिरिट गाइडेंस दायरे में प्रवेश करने और बाहरी संप्रदाय में पदोन्नत होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अन्यथा शिष्य की सीमित उपयोगिता के अवसरों पर निर्भर रहते हुए उसे नहीं पता था कि उसे अपने और झो किंग को अपने पैरों तले रौंदने में कितना समय लगेगा। डॉट 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 ये दिन असाधारण होने वाला था। असंख्य सेनाओं को एक खबर मिली कि झो किंग प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय के युवा संप्रदाय प्रमुख बन गए हैं। असंख्य लोगों के मन में अत्यधिक भारीपन महसूस हुआ। प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय, जिसने सैकड़ों वर्षों से किसी युवा संप्रदाय प्रमुख की नियुक्ति नहीं की थी, ने अचानक एक नियुक्ति कर दी, जिससे कुछ लोगों को कुछ असामान्य होने का संदेह हुआ। कई प्रमुख सेनाओं ने झो किंग की खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने जासूस भेजे। जब उन्होंने देखा कि झो किंग को वहां आए हुए केवल एक महीना हुआ था, तो वे सभी चौंक गए। उसी समय स्वर्गीय पर्वत पर स्थित गुप्त क्षेत्र खुलने ही वाला था और अनगिनत लोगों ने झो किंग के खतरे को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया। उस दिन हवा और बादल उमड़ पड़े। डॉट 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 झो परिवार में झो परिवार कबीले का मुखिया झो कान, जो झो किंग के पिता थे, ग्रैंड मास्टर की कुर्सी पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक उच्च पद पर लंबे समय से रहने वाले व्यक्ति की गरिमा झलक रही थी। उनकी निगाहें जासूस द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर टिकी थी। इसे पढ़ने के बाद झो कान दिल खोलकर हंसे। हाँ, मेरा बेटा सचमुच प्रतिभाशाली और अद्वितीय है। उसमें एक सन जैसी योग्यता है। उसके बगल में कवच पहने एक आदमी खड़ा था। उसके शरीर पर प्रबल दुष्ट ऊर्जा व्याप्त थी, मानो वह लाशों के पहाड़ और खून के सागर से रेंगकर निकला हो। वो महान कियान राजवंश के महान सेनापति थे, सेनापति झो जिंग, जो झो किंग के तीसरे चाचा भी थे। झो कान की बातें सुनकर जनरल झो जिंग ने गहरी सहमति जताते हुए सिर हिलाया और उत्साह से कहा, किंग की प्रतिभा वाकई अद्भुत है। भविष्य में वो सचमुच संत स्तर की झलक पा सकता है। झो कान की मुस्कान कम नहीं हुई और उन्होंने कहा, तीसरे भाई, आदेश दीजिए कि किंग की मासिक संसाधन आपूर्ति को फिर से दोगुना कर दिया जाए। इसके अलावा आप कुछ दिनों में किंग को किंग परिवार के पास ले जाएं ताकि शादी को अंतिम रूप दिया जा सके। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तीसरे भाई इसमें पूरा प्रयास करेंगे। चिंता मत करो बड़े भाई। अध्याय 20 त्यानसी पर्वत का गुप्त क्षेत्र, लिनफेंग का स्थान। गहन ज्ञान संप्रदाय, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टावर, दूसरी मंजिल। पहली मंजिल पर मौजूद सभी प्रक्षेपों को पराजित करने के बाद झो किंग को पुरस्कार के रूप में एक गहन श्रेणी की मध्यम श्रेणी की गति तकनीक प्राप्त हुई। झो किंग लगातार मुस्कुरा रही थी और सक्रिय रूप से अपनी छवि को पीछे छोड़ रही थी। वह भविष्य के शिष्यों की निराशा को देखने के लिए बहुत उत्सुक था, जो मूल्यांकन के दौरान उसकी परिकल्पना को देखकर निराश होंगे। अपने प्रक्षेपण से बाहर निकलने के बाद झो किंग ने बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि दूसरी मंजिल पर चली गई। स्वाभाविक रूप से झो किंग बाहर हो रही हर चीज से अनजान थी। इस समय वह एक ऐसे प्रक्षेपण से लड़ रहा था जिसका पूरा शरीर बर्फीले नीले प्रकाश से भरा हुआ था। ये प्रक्षेपण दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था और इसकी आभा विश्वसनीय रूप से भयावह थी, जिससे आसपास की हवा में सरसराहट की आवाज उत्पन्न हो रही थी। दिव्य आत्मा का लोक और दान पोषण का लोक एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दाव पैटर्न को अंकित करने के बाद सच्ची वान की गुणवत्ता और एकाग्रता में गुणात्मक परिवर्तन आया है। और दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जीवन का स्तर तेजी से बढ़ता है, आत्मा सागर फिर से विस्तृत हो जाता है और उसमें समाहित सच्चा युवान और भी विशाल हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य आत्मा का क्षेत्र दिव्य चेतना को जागृत करता है, जिससे सूक्ष्म अवलोकन संभव हो पाता है। झो किंग द्वारा अभ्यास की गई उच्च गुणवत्ता वाली साधना तकनीक और मार्शल आर्ट के बावजूद वह मुश्किल से ही इसका मुकाबला कर सका, इसे हराने में असमर्थ रहा। दिव्य आत्मा के क्षेत्र के सामने छल कपट से जीतने की कोशिश करना महज कोई कल्पना है। वह इसका मुकाबला केवल सीधे तौर पर ही कर सकता था। टकराना। ट्रू युवान ने उछाल आया और तूफानी हवाएं चलने लगी। झो किंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और वृथा से अपनी गहन उंगली का इस्तेमाल करते हुए इस प्रक्षेपण को भेद दिया। हाँ, वह हंसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। धिक्कार है, इस विशाल क्षेत्र को पार करना वाकई इतना आसान नहीं है। इस पल अंधेरे में छिपकर देख रही टावर स्पिरिट एक बार फिर चौंक गई और बुदबुदाई। यद्यपि इन प्रक्षेपणों की शक्ति मूल शक्ति की आधी ही है, लेकिन इस बच्चे की नींव के साथ वह भी कुछ सामान्य प्रारंभिक चरण के दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है। दिव्य आत्मा क्षेत्र के व्यक्ति। तुरंत ही टावर स्पिरिट ने खुद को संभाला और शांत से घोषणा की, असली झो किंग, आपने प्रारंभिक चरण के एक प्रक्षेपण को मार गिराया है। दिव्य आत्मा लोक में प्रवेश करने पर आपको 500 निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्या आप अगले तल में प्रवेश करना चाहेंगे या चुनौती जारी रखना चाहेंगे? यह आवाज पहले की तरह उदासीन क्यों नहीं लग रही थी? क्या यह एक भ्रम था? झो किंग असमंजस में दिख रही थी। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया, बल्कि शांत भाव से कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। चूंकि वह पहले ही अपनी युद्ध क्षमता का परीक्षण कर चुका था, इसलिए झो किंग ने समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। जैसे आपकी इच्छा। टावर स्पिरिट ने भी राहत की सांस ली। आज झो किंग ने उसे सचमुच चौंका दिया था और वह इसके प्रति सुंदर पड़ने लगा था। जैसे ही आवाज धीमी हुई, झो किंग के आसपास के अंतरिक्ष में लहरें दिखाई दी। इसके बाद उसे चक्कर आने लगे। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। पलक झपकते ही झो किंग बाहर प्रकट हो गई। वह मन ही मन चौंक गया और सोचने लगा, शून्य लोक को चीते हुए, क्या ये दिव्य सेतु में किसी शक्तिशाली हस्ती का अस्तित्व है? क्या ये कोई क्षेत्र है या रैंची फॉर्मेशन मास्टर द्वारा स्थापित टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है? महान ज्ञान राजवंश के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में गहन ज्ञान संप्रदाय की स्थापना वास्तव में असाधारण थी। शाम हो चुकी थी और सुनहरी खंडित सूर्यास्त की चमक प्रोफाउंड ज्ञान संप्रदाय पर पड़ रही थी, जिससे उसमें रहस्य का स्पर्श जुड़ रहा था। युवा संप्रदाय प्रमुख को प्रथम तल पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण छोड़ने के लिए बधाई। झो किंग को प्रकट होते देख पैन बाई की आंखें चमक उठी और वह तुरंत उनकी प्रशंसा करने के लिए आगे बढ़ा। उनके विचारों में बाधा उत्पन्न हुई। झो किंग थोड़ा उलझन में था और उसने थोड़ा हैरान होकर पूछा, युवा संप्रदाय के गुरुजी, वरिष्ठ भाई, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? युवा संप्रदाय प्रमुख, कृपया मुझे अब वरिष्ठ भाई कहकर न पुकारें। अभी प्रथम तल को पार करने के बाद आपको साधारण रूप से पदोन्नत करके सच्चा शिष्य बना दिया गया है और आपको प्राचीन पूर्वज मीना की आत्मा द्वारा युवा संप्रदाय प्रमुख के रूप में भी स्थापित किया गया है। पैन बाई का चेहरा बदल गया और उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण दिया, क्या ऐसा है? युवा संप्रदाय प्रमुख, ये स्थिति बुरी नहीं है, मैं फिलहाल इसका इस्तेमाल करूंगा। जब मैं बाद में अपनी खुद की सेना बना लूंगा तो मैं स्थिति को रद्द कर दूंगा। झो किंग सोच में डूबा हुआ था, फिर उसने पैन बाई की ओर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, स्पष्टीकरण देने के लिए धन्यवाद सीनियर ब्रदर। जहां तक पद की बात है, सीनियर ब्रदर को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर पैन बाई ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, युवा संप्रदाय गुरु, कृपया मुझे और अधिक अपमानित न करें। आप सच्चे शिष्य और युवा संप्रदाय गुरु हैं, मुझे वरिष्ठ भाई कहना शिष्टाचार का उल्लंघन होगा। भविष्य में युवा संप्रदाय गुरु मुझे कनिष्ठ भाई या छोटा पान या छोटा भाई कह सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा, झो किंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा से ही उपाधियों और बोझिल अनुष्ठानों के प्रति उदासीन रहा था। पहले ऐसा कहना केवल अपनी छवि बनाए रखने के लिए शिष्टाचार था। इस समय काले रंग का कवच पहने एक व्यक्ति ऊपर से उड़ता हुआ आया। झो किंग के सामने पहुंचकर उसने आदरपूर्वक झुककर कहा, प्रणाम युवा संप्रदाय प्रमुख, यह आपकी पहचान का प्रतीक चिन्ह है। इस चिन्ह के द्वारा युवा संप्रदाय प्रमुख को प्रतिमाह मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त होंगे और वे जब चाहे शास्त्र मंडप में आ जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त संप्रदाय प्रमुख ने इस अधिनस को ये सूचित करने के लिए कहा है कि त्यानसी पर्वत गुप्त क्षेत्र 2 महीने में खुलने वाला है और आप दल का नेतृत्व करेंगे। कृपया अच्छी तरह से तैयारी करें युवा संप्रदाय प्रमुख, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। झो किंग ने पहचान चिन्ह वाला Z टोकन लिया और गर्मजोशी से मुस्कुराई। इसके बाद उसने अपनी भाग्य दृष्टि का उपयोग करके उस व्यक्ति के भाग्य की जांच की। ये देखकर कि भाग्य मिला था और सिस्टम ने किसी भी निवेश की आवश्यकता को सक्रिय नहीं किया, झो किंग ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस व्यक्ति ने दोबारा झुककर अभिवादन किया और फिर चला गया। छोटे भाई, क्या आपको पता है कि इस त्यानसी पर्वत गुप्त क्षेत्र की क्या स्थिति है? उनके पूर्ववर्ती को भी इसी तरह की आदत थी, लेकिन वे विशिष्ट स्थिति से बहुत परिचित नहीं थे, इसलिए झो किंग ने पानबाई से पूछा। कुछ देर सोचने के बाद पैनबाई ने समझाया, त्यानसी पर्वत गुप्त क्षेत्र के बारे में संदेह है कि यह किसी प्राचीन पवित्र भूमि के विनाश के बाद बचा हुआ एक छोटा सा संसार है।
अंदर अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने हैं, साथ ही स्वर्ग श्रेणी की वस्तुएं भी हैं, साधना तकनीकें और स्वर्ग स्तरीय मार्शल आर्ट और शायद संत स्तरीय भी। साधना तकनीकें और मार्शल आर्ट। बेशक पुरस्कार और जोखिम बराबर हैं, उच्च पुरस्कार का अर्थ स्वाभाविक रूप से उच्च जोखिम होता है। प्राचीन काल में इस छोटे से संसार ने एक अत्यंत दुखद युद्ध देखा, जो दुष्ट ऊर्जा से भरा हुआ था और इस देश को जन्म दिया है, जिससे ऐसी आत्माएं उत्पन्न हुई हैं जो मन को प्रभावित कर सकती हैं। यदि कोई सावधान नहीं रहा, तो वह अपने आध्यात्मिक मार्ग को खो देगा और राक्षसी पद पर चल पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर अनगिनत याव राक्षस और यहाँ तक कि प्राचीन अवशेष भी मौजूद हैं। सबसे भयावह बात यह है कि सर्वोच्च विद्वानों द्वारा छोड़े गए दाव मंत्र और इच्छाएं युगों से अमर हैं। साधारण लोग उन्हें छूते ही मर जाते हैं, उनका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाते हैं। गुप्त क्षेत्र हर 20 साल में एक बार खुलता है और इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो यह है कि आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरे, कोटा सीमित है, एक बार में अधिकतम 5000 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। लड़ाई से बचने के लिए कोटा का आवंटन हर बार महान कियान राजवंश द्वारा किया जाता है और 5 प्रमुख संप्रदायों में से प्रत्येक के लिए 300 स्थान आरक्षित हैं। झो की की आंखें तेज चमक रही थी, मानो उनसे प्रकाश निकल रहा हो। क्या ये विशेष रूप से चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के लिए बनाया गया है? यदि यह गुप्त क्षेत्र खुलता है, तो महान कियान राजवंश का भाग्य का पुत्र संभवतः इसमें प्रवेश करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इसके अलावा गुप्त लोक में बड़े युद्ध क्यों नहीं होंगे? यदि वह और अधिक औषधीय गोलियां तैयार करता है, तो क्या इससे निवेश की आवश्यकताएं बेतहाशा नहीं बढ़ जाएंगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाला हर व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसलिए उनकी किस्मत शायद खराब नहीं होगी। ऐसा लगता है कि उन्हें इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना होगा। झो की मन ही मन थोड़ा खुश हुआ और फिर पान बाई से कहा, धन्यवाद छोटे भाई आपकी व्याख्या के लिए, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगा। धीरे चलें, युवा संप्रदाय प्रमुख पेन बाई ने आदरपूर्वक कहा। महान कियान राजवंश में 28 प्रांत थे, जिनमें से प्रत्येक का आकार झो की के पिछले जीवन की पृथ्वी के आकार का था। प्रोफाउंड यान संप्रदाय यूं प्रांत में स्थित है। यूं प्रांत से हजारों मील दूर लियांग प्रांत के एक छोटे से कस्बे में लिनफैन काले रंग का चोला पहने एक सराय में बैठी थी। इस पल उसके आसपास 4-5 लोग बैठे हुए थे और फुसफुसा रहे थे। अरे वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। प्रोफाउंड यान संप्रदाय, जिसने सैकड़ों वर्षों से किसी युवा संप्रदाय प्रमुख की नियुक्ति नहीं की थी, उसने आज ही की नियुक्ति कर दी। लगता है इस व्यक्ति की प्रतिभा असाधारण है। आपको इसके बारे में पता नहीं है ना? वो युवा संप्रदाय प्रमुख झो परिवार का सबसे बड़ा बेटा झो की है। मैंने सुना है कि झो की ने केवल 3 साल पहले ही प्रोफाउंड यान संप्रदाय में प्रवेश किया था और वह पहले ही दानपोषण क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच चुका है। उसकी प्रतिभा बेहद अद्भुत है। वाह, कमाल है। पास ही बैठी लिनफैन की सुनने की क्षमता बहुत तेज थी और उसने उनकी बातचीत का हर शब्द बिना कुछ छोड़े सुन लिया। उसका चेहरा उदास था और उसने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। टकराना। मेज धड़ाम से गिर पड़ी। पास में मौजूद वेटर ने ये सब देखा और लिनफैन के पास मुआवजे की मांग करने आया, लेकिन लिनफैन की उम्र निगाहें देखकर वो तुरंत पीछे हट गया। आसपास बैठे कुछ लोग चौंक गए और किसी ने धीमी आवाज में कहा, क्या वो पागल है? लिनफैन ने ये सुना और उदास चेहरे के साथ उस व्यक्ति के पास गया, उसे उठाया और आंखें से घूरकर बोला, तुमने अभी क्या कहा? आसपास मौजूद कुछ लोगों ने ये देखा, उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वे उसे बचाने के लिए हमला करना चाहते थे, लेकिन उन्हें सीधे उड़ जाने की उम्मीद नहीं थी। मालिक, मालिक, मेरी जान बख्श दो। उस आदमी का चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत दया की भीख मांगी। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने अभी जिस खबर का जिक्र किया वो सच है? मेरे स्वामी, यह सच है। पुष्टि की खबर मिलते ही लिनफैन ने उस व्यक्ति को दूर फेंक दिया, चांदी की ईंट गिरा दी और सराय से चला गया। धिक्कार है झो किंग। लिनफैन ने सोचा कि वह ताइज़ू पर्वत श्रृंखला में कैसे छिपा हुआ था और खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर रहा था। यूनियान संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा उसका लगभग पता चल ही गया था, लेकिन एक क्षण में एक रहस्यमय व्यक्ति ने उसे बचा लिया। लेकिन बाहर आने के तुरंत बाद उसे खबर मिली कि झो किंग बहुत अच्छा कर रही है। लिनफैन का गुस्सा भड़क उठा और वह लगभग खून की उल्टी करने वाला था। नीच झो किंग, जब तुमने पहली हरकत करने की हिम्मत की, तो मैं 15वीं करने की हिम्मत करता हूँ। चूंकि मैं 9 छिद्रों वाला उत्तम अमर शरीर प्राप्त नहीं कर सकता, तो तुम इसे पाने के बारे में मत सोचो। वह बदला लेना चाहता था। वह ज़ैकपुर होली लैंड में ये खबर फैलाना चाहता था कि गुज़ियों के पास 9 छिद्रों वाला उत्कृष्ट अमर शरीर है। स्पिरिट बैटल वेरिएबल ने एक बार उन्हें बताया था कि 3000 साल पहले ज़ैकपुर होली लैंड की संत भी 9 छिद्रों वाली एक उत्कृष्ट अमर शरीर वाली महिला थी। यदि वह इस खबर को ज़ैकपुर होली लैंड को बता दे, तो शायद उसे कुछ लाभ मिल सकते हैं। अपना निर्णय लेने के बाद लिनफैन असम के खजाने के मंडप की ओर चल पड़ा। मायरी ट्राइस पवेलियन की एक विशेष प्रकृति है, जिसमें अत्यंत विशाल शक्ति है, जो पूरी मायरी स्पिरिट्स वर्ल्ड में फैली हुई है और यह औषधीय गोलियां, मार्शल आर्ट, हथियार, बुद्धि आदि सहित विभिन्न चीजें बेचता है।